मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज अपने द हिंदू एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं ये एडिटोरियल है किस पे। ऑयल प्राइस पिकल। ऑयल का जो प्राइस है उसके पिकल, पिकल का मतलब अचार, अचार बना हुआ है, मतलब मिक्सचर टाइप का बना हुआ है, मतलब ऑयल प्राइस का। ऑन फ्यूल ड्यूटी हाइक, जो एडिटोरियल है वो किस पे, आपका फ्यूल ड्यूटी हाइक पे है। फ्यूल का मतलब ईंधन, ड्यूटी का मतलब कर, हाइक का मतलब बढ़ोतरी। फ्यूल का जो टैक्स वगैरह है उस पर क्या हो चुका है, आपका हाइक हो चुका है। उसके ऊपर ये आपका क्या है, एडिटोरियल है। द इंक्रीज्ड ड्यूटी ऑन फ्यूल, फ्यूल के ऊपर जो इंक्रीज्ड ड्यूटी है कैन फंड वेलफेयर, वो क्या कर सकता है, वेलफेयर को फंड कर सकता है, मतलब पेमेंट वगैरह कर सकता है। किसको, वेलफेयर, मतलब लोक कल्याणकारी जो स्कीम्स वगैरह है उनको पे कर सकता है। कौन सा, इंक्रीज्ड, बढ़ी हुई जो ड्यूटी है किस पे, ऑन फ्यूल, फ्यूल के ऊपर। बट लेकिन आर्बिट्रेरी मैथड्स, आर्बिट्रेरी का मतलब जो खुद से किए गए, स्वेच्छाचारी बोलते हैं, मतलब जो पर्सनल वे में किए जाते हैं, पर्सनल फ्रीडम के अकॉर्डिंग जो स्वेच्छाचारी मतलब खुद से किए गए जो मेथड्स है, विल हैव इम्प्लीकेशंस, वो क्या लेकर आएंगे, उनके पास क्या होगी, इम्प्लीकेशन मतलब उलझलें होंगी, बाधाएं होंगी। विल हैव, होंगी उनके पास, मतलब बाधाएं लेकर। आर्बिट्रेरी का मतलब गवर्नमेंट की तरफ से अपनी इच्छा से किए गए जो मेथड्स हैं उनकी बात ये यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, अब एडिटोरियल स्टार्ट करने से पहले एक इम्पोर्टेंट बात कर देते हैं कि स्टूडेंट्स बोलते हैं सर हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं आता, क्योंकि स्टूडेंट्स की एक खासियत होती है, मतलब खासियत तो नहीं होती, वो नेगेटिव पॉइंट होता है स्टूडेंट्स का, कि वो क्या करते हैं, देखो वीडियोस जो आपके लेक्चर्स होते हैं उन क्लासेस को आप क्या करते हो, वो स्पीड के अंदर गो थ्रू करते हैं। यूट्यूब वगैरह पे आप देखते हो तो आपको ये आप टाइमिंग को देखते हो, पहले तो वीडियो की टाइमिंग कितनी है कि 5-10 मिनट की वीडियो है तो अपने क्या करते हैं, हाँ देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 5-10 मिनट भी आपको ज़्यादा लगती है, पता नहीं, ऐसे लगता है कि आप पता नहीं कितने ही ज़्यादा बिजी आप हो, मतलब पता नहीं कितने बड़ा आपका बिजनेस ठप हो रहा है, पता नहीं जंग पे लड़ने जाना है, पता नहीं कहाँ पे जाना है आप लोगों को। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा आप स्पीड दिखाते हो वहाँ पे। और वीडियो भी अगर आप देखते हो तो या तो उसको क्या करते हो, स्पीड में देखते हो, या फिर स्पीड में आगे निकालने की कोशिश करते हो, मैं जल्दी जल्दी सीख जाऊँ। ये स्टूडेंट्स में होता है कि मैं जल्दी जल्दी सीख जाऊँ, जल्दी जल्दी नहीं सीख पाओगे। उस लेक्चर को आपको कंप्लीटली गो थ्रू करना पड़ेगा विद कॉन्सेंट्रेशन। अगर वो मान लीजिए लेक्चर आपका 1 घंटे का लेक्चर है तो उसमें आपको 1.5 आवर, 1.5 घंटा लगाना पड़ेगा, तभी जाकर चीज़ें समझ में आएगी। बिल्कुल उसको रोकते हुए, पोज करते हुए पढ़ने का सही मेथड यही होता है, पोज करते हुए बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हुए पढ़ना होता है। मतलब वीडियो को पोज कर लिया, फिर ध्यान से देखो उस लाइन को कि यहाँ पे क्या बोला गया था, ये किस तरीके से हुआ था। अगर मैं इसको खुद से करता तो मैं किस तरीके से करता, टीचर ने इसको किस तरीके से करवाया, हम दोनों में क्या डिफरेंस है, मैं कितना पीछे रह गया अपनी सोच में, मेरी थिंकिंग कितनी दूर रहेगी, गैप हम दोनों के बीच में कितना है, मैं उन सर की जो थिंकिंग है उसको कैच कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा। ये एनालिसिस करते हुए इम्प्रूवमेंट आता है, ऐसे नहीं आता जैसे आप करते हो कि 5 मिनट, किसी ने बोला कि 5 मिनट में टेंस सीखें, 5 मिनट में ये करें, 5 मिनट में वो करें। देखो 5 मिनट में सिर्फ कॉन्सेप्ट बताया जा सकता है, सिखाया नहीं जा सकता। सिखाने के लिए तो प्रैक्टिस ही करवानी पड़ेगी, समझ में आ रही चीज़। सीखने के लिए, कोई भी चीज़ सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस। अब शॉर्ट ट्रिक से मैं आपको करवा सकता हूँ, शॉर्ट ट्रिक में 5 क्वेश्चन आपके 1 मिनट में हो जाएंगे इंग्लिश की, कोई दिक्कत नहीं है। जब अपने ये पैटर्न वगैरह आते हैं हो जाते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो में तो वो हो जाएंगे, लेकिन जब तक उसके ऊपर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। जो 1 मिनट में मैंने आपको 5 क्वेश्चन करवाए हैं ना, कम से कम उसमें आपको 10 मिनट देने पड़ेंगे उस वीडियो को बार बार देख कर, कि सीखने के लिए, सीखने में टाइम लगेगा आपको, सीखने में प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ऐसा काम मत किया करो, वीडियो को देखते ही उसकी लेंथ देखते ही क्या करते हो, आप भाग जाते हो कि इसमें तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो लेंथी वीडियो होती है उसके अंदर कॉन्सेप्ट बारीकी से समझ में आएगा, आप लोगों की समझ में आ रही चीज़। और इस चीज़ का क्या करते हैं लोग, फ़ायदा उठाते हैं आपकी इस कमजोरी का, क्या कि 5 मिनट में ये करें, 5 मिनट में 5 या 10 मिनट की वीडियो डाल देते हैं, वहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आता, पूरा डिटेल से वो समझाते नहीं है कॉन्सेप्ट को, सारों को मिक्स। जब तक आपस में कॉन्सेप्ट्स को रिलेट नहीं करवाओगे तब तक कैसे बच्चा सीख जाएगा। तो क्या करते हैं, एक कॉन्सेप्ट को है ना ऐसे डायरेक्ट स्पीड के अंदर शॉर्ट ट्रिक की फॉर्म में डायरेक्ट से बता देते हैं, तो बच्चों के कुछ भी समझ में नहीं आता। उनको वहाँ तो अच्छा लगता है कि सर ने तो मस्त बताया था, लेकिन हमारे अंदर ही खोट है। समझ में आ रही है चीज़। तो इस चीज़ का ध्यान रखो, इस चीज़ का फ़ायदा भी उठाया जाता है आप लोगों का। तो ऐसा काम आप लोगों को नहीं करना, समझ में आ रही है ना। पढ़ने का तरीका क्या है, कंप्लीटली गो थ्रू करना, बार बार रिवाइज करना। वैसे अगर आपने प्रैक्टिस कर ली बिल्कुल स्लो वे में
तो गारंटी है बहुत अच्छे से सीखोगे कॉन्सेप्ट्स को, बाद में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, खुद से ही करने लग जाओगे, सारी चीज़ें समझ में आए, प्रैक्टिस खुद से ही होने लग जाएगी, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाओगे। और ऐसे करोगे तो एक बार समझ में आएगा, माइंड में फिक्स नहीं होगा। फिक्स करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर 1 आवर की या 30 मिनट्स की वीडियो है तो उसके अंदर 1 आवर आपको 30 मिनट की वीडियो में 1 घंटा देना पड़ेगा पॉज करते हुए। 1 घंटे से ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, तभी जाकर सीखोगे। ये करके देखना, ये करके देखोगे आपको 10 दिन में इंप्रूवमेंट मिल जाएगा। और वैसे आप जैसे कर रहे हो तो आपको कभी इंप्रूवमेंट नहीं आएगा। समझ में आ रही है चीज़? ये रियलिटी होती है क्या करने की, स्टडी करने की और चीज़ें समझने की और सीखने की। समझ में आ रही है ना बात? चलो अब क्या करते हैं, एडिटोरियल को स्टार्ट करते हैं। यूनियन पेट्रोलियम मिनिस्टर की बात हो रही है यहाँ पे। यूनियन पेट्रोलियम मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान रेसेंट रिमार्क। यूनियन पेट्रोलियम मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, ये पूरा नाम है उसका। यूनियन जो आपके पेट्रोलियम मिनिस्टर है, ये जीके के लिए भी इंपॉर्टेंट आपका। यूनियन पेट्रोलियम मिनिस्टर कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है, ठीक है। तो यूनियन पेट्रोलियम मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान रेसेंट रिमार्क, रिमार्क का मतलब क्या, स्टेटमेंट बोल सकते हो आप, ठीक है। रेसेंट हाल ही का जो रिमार्क है, दैट की। अब यहाँ दैट की 3 वर्किंग होती है, क्या होती है आपकी? अब देखो ऐसे पढ़ना होता है, सारी वर्किंग को ऐसे पढ़ेंगे। सारी वर्किंग को लेकर चलोगे तो टाइम तो कंज्यूम होगा, लेकिन टाइम कंज्यूम होने से कुछ नहीं होगा। वहाँ टाइम कंज्यूमिंग आपके लिए पॉजिटिव है कि चीज़ें आपके सारी क्लियर होगी। तो टाइम कंज्यूम हो तो उसमें नहीं है, भागना नहीं होता, स्पीड नहीं दिखानी होती हर वे में। देखो एग्जाम में स्पीड दिखानी होती है, सीखने में स्पीड नहीं दिखानी हो। सीखने में अगर स्पीड दिखाओगे ना और सही से समझते हुए नहीं गए, बिल्कुल कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए डेप्थ में जाते हुए नहीं गए ना, तो गारंटी है कभी नहीं सीख पाओगे। एक बार के लिए थोड़ा रटाफिकेशन की फॉर्म में याद रह जाएगा, लेकिन थोड़े टाइम बाद गायब भी हो जाएगा। और फिर बाद में जब दूसरे कॉन्सेप्ट आएंगे ना, सारे मिक्स हो जाएंगे और एक खिचड़ी सी बन जाएगी, कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए हर कॉन्सेप्ट को स्टेप बाय स्टेप क्लियर करते हुए चलना है, तभी जाकर आपकी ग्रोथ होगी, तभी चीज़ें सीखोगे। समझ में आ रही है ना बात? एक साथ सारी चीज़ें नहीं सीख सकते। तो यहाँ पे अपने बात करी यूनियन पेट्रोलियम मिनिस्टर का जो उनका जो क्या है, रेसेंट रिमार्क है, मतलब स्टेटमेंट है, दैट की यहाँ की तरह वर्क कर रहा है। द सेंटर इज टेकिंग, सेंटर क्या कर रहा है, इज टेकिंग, ले रहा है। अब यहाँ पे दैट जो तो होगा नहीं, क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसके बाद में कोई मॉडल वगैरह नहीं है, सब्जेक्ट नहीं बन सकता, वह होगा नहीं, क्योंकि द सेंटर है, वह वो सेंटर अगर होता तो ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही है। लेकिन द ने अलग से डिफाइन कर दिया, तो एक ही वर्किंग बची, क्या की, कि सेंटर इज टेकिंग, ले रहा है। एक कोशिश का मतलब क्या है, सावधानी वाली, एंड कॉन्शियस का मतलब सचेत फॉर्म में, जागरूकता की फॉर्म में अप्रोच, ऐसी जागरूक अप्रोच को ले रहा है। ऑफ, किसकी अप्रोच है? ऑफ इंश्योरिंग, इंश्योर करने की, क्या इंश्योर करने की, सुनिश्चित करने की, अ बैलेंस इन फ्यूल प्राइसेस, किसमें? फ्यूल प्राइसेस में बैलेंस को सुनिश्चित करने की अप्रोच को क्या कर रहा है, सेंटर ले रहा है। तो इंश्योरिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लोज यहाँ पे होगा नहीं। देखो 4 वर्किंग होती है, आईएनजी दिखते ही क्या होगा, एक तो आपका क्लोज, एक जेरेंड, एक आपका एडजेक्टिव, एक मैन एक्शन। मैन एक्शन होगा नहीं क्योंकि ऑफ के बाद दीवार के बाद में है, तो मैन एक्शन तो क्या होगा, हो नहीं सकता, क्योंकि मॉडल वगैरह उसके साथ में है नहीं। और अगर अपने एडजेक्टिव की बात करें तो इसके बाद में कोई नाउन नहीं है, तो एडजेक्टिव भी नहीं होगा। क्लोज की बात करें तो क्या बोलेगा कि उसने क्या बोला, सेंटर क्या कर रहा है, ऐसी अप्रोच ले रहा है, क्या करते हैं, इंश्योर करते हुए, इंश्योरिंग की ही अप्रोच है, इंश्योरिंग की अप्रोच है ना। तो ऑफ के बाद में चला गया तो आपका क्या होगा, एक्स्ट्रा एक्शन तो होगा नहीं, क्योंकि एक्शन तो सर्वाइव करेगा नहीं। क्या, किसके बाद में, प्रीपोजिशन के बाद में। ओनली क्या सर्वाइव कर सकता है प्रीपोजिशन के बाद में, स्टेबल चीज़ ही सर्वाइव कर सकती है, जो कि क्या होती है, नाउन होती है। और जैसे ही नाउन होगी तो एक्शन क्या बन जाएगा, नाउन की फॉर्म में जेरेंड बन जाएगा, क्योंकि एक्शन नाउन की फॉर्म में, एक्शन एज ए नाउन क्या होता है, जेरेंड होता है। तो ये आपका क्या है, जेरेंड है। मतलब बैलेंस करने की जो एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी की अप्रोच है, ना कि बैलेंस करते हुए अप्रोच लगाइए। बैलेंस करने की ही अप्रोच है, ना कि बैलेंस करते हुए अप्रोच लगाइए। बैलेंस करते हुए मतलब साथ साथ बैलेंस करें, साथ साथ अप्रोच यूज करें। या जो बैलेंसिंग होनी है, किसी भी चीज़ की जो बैलेंसिंग होनी है, उस बैलेंसिंग की जो एक्टिविटी, बैलेंस करने की जो एक्टिविटी होती है, कोई भी करे, उस एक्टिविटी की अप्रोच ले रहा है। अप्रोच ले रहा है मतलब क्या है, इंश्योरिंग बाद में होगी। समझ में आ रही है ना चीज़? तो ये क्या है आपका, जेरेंड है, ना कि इंश्योर करते हुए अप्रोच है। एंड एम्स, और एम्स, एम का मतलब आपके एम वगैरह जो है, टू यूज़ द रिजल्टेंट, क्या करने का, टू यूज़ करने का, रिजल्टेंट सेविंग्स, जो रिजल्ट की फॉर्म में जो सेविंग आती है, ये अप्रोच लगाने के बाद, फॉर वेलफेयर, किसके लिए, वेलफेयर के लिए। अब एम्स मुझे बता दो यहाँ पे क्या है। देखो अगर नाउन होगा तो प्लूरल फॉर्म में एम्स क्या है, नाउन है। और अगर ये एक्शन होगा तो सिंगुलर फॉर्म में एक्शन है, डज एम है, फिर एस नहीं है उसके अंदर,
फिर डज एम होता है, क्योंकि एस जो आपका एक्शन में लगा होता है वो डज प्लस एक्शन होता है, डज प्लस V1 होता है। समझ में आ रही चीज़? तो चलो इसका रिफ्लेक्शन ढूंढ लेते हैं अपने। शुरू करते हैं सबसे पहले फ्यूल प्राइसेस इन के बाद इन एम्स। अब क्या है, इंश्योर करना है बैलेंस एम्स, एम के अंदर जो रिजल्टेंट सेविंग को वेलफेयर लोक कल्याण के लिए यूज़ करने के लिए जो एम्स है उसमें बैलेंस को इंश्योर करना है। एम के अंदर बैलेंस अजीब सा लगा, चलो कोई ना, देख लेंगे, जो बेस्ट होगा वो ही चूज़ करेंगे अपने, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके सेट सूट कर रहा है तो एक बार इसको चेक कर लो। उसके बाद में क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, इंश्योरिंग के बाद इंश्योरिंग एम्स, एम्स को सुनिश्चित कर रहा है क्या करने का, यूज़ करे सेविंग्स। ठीक लग रहा है, ठीक लग रहा है ना, इंश्योर सुनिश्चित करना एम्स को जो यूज़ करने का है, मतलब जो एम वगैरह उनको सुनिश्चित करना है। ठीक है, हो सकता है। उसके बाद में अपने बात करें ऑफ के बाद में, चेक करना ऑफ के बाद में ऑफ एम्स, अप्रोच है एम की, जो एम वगैरह उनकी अप्रोच है। ठीक है, ये भी ठीक सा जा रहा है। उसके बाद में एक कॉशियस एंड कॉन्शियस अप्रोच कंप्लीट है। टैकिंग के बाद में देखो, टैकिंग के बाद में अपने चेक करते हैं, अपने बेस्ट ढूंढ रहे हैं यहाँ पे, ठीक जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेस्ट ढूंढ रहे हैं। सेंटर इज टैकिंग एम्स, एम ले रहा है, सेंटर एम्स ले रहा है, तो ये इतना सूट नहीं किया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में सेंटर के बाद में चेक करना, इज एम्स होगा नहीं, सेंटर एम है, सेंटर खुद तो एम होगा नहीं। ठीक है, सेंटर खुद तो नहीं होगा ना एम, तो ये भी अपना क्या निशाना नहीं है ना, सेंटर खुद उसका गोल तो नहीं है ना सेंटर खुद, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। अब सेंटर के बाद में चेक करना, इसके बाद चेक किया था, अब सेंटर के बाद में चेक करना, सेंटर के बाद में सेंटर एम्स, द सेंटर एम्स, सेंटर एम करता है, मतलब सेंटर ने लक्ष्य साधा हुआ है क्या करने का, यूज करने का। ये बिल्कुल बेस्ट है आपका, शानदार, बिल्कुल सही है ये, शानदार। आपको अब पता लगने लग गया ना कैसे आपकी क्या जा रही है, रिफ्लेक्शन कैसे हो रहा है आपका। ये एम्स यहाँ से भी हो सकता था, इनके बाद में भी ठीक था, इंश्योरिंग के बाद में भी ठीक था, ऑफ के बाद में भी ठीक था, लेकिन सबसे बेस्ट कहाँ पे है आपका, एम सबसे बेस्ट है कहाँ पे, सेंटर के बाद में। तो मतलब क्या निकला, धर्मेंद्र प्रधान का जो रिसेंट रिमार्क स्टेटमेंट दैट कि सेंटर क्या कर रहा है, एक तो क्या कर रहा है, अप्रोच ले रहा है इंश्योर करने की, और दूसरा सेंटर एम करता है, क्या एम करता है, यूज़ करने का रिजल्टेंट सेविंग, मतलब जो आपकी अप्रोच के कारण जो रिजल्टेंट सेविंग आएगी उसको वेलफेयर के लिए यूज़ करने के लिए जो अहम करता है। इन दोनों बातों को उसने क्या किया है, रिसेंट रिमार्क दिया है, स्टेटमेंट उसने दिया है क्या, कि एक तो सेंटर क्या कर रहा है, अप्रोच को यूज़ ले रहा है, अप्रोच यूज़ कर रहा है, और दूसरा एम कर रहा है, आपका सेंटर एम करता है, बिल्कुल सही है। इज़ ऑन द फेस ऑफ इट, वो क्या है, इसके फेस पर, इसके मतलब सेंटर के फेस पे, बिल्कुल सेंटर के सामने है। अनएक्सेप्शनेबल, अनएक्सेप्शनेबल का मतलब क्या है, मतलब श्रेष्ठ फॉर्म में होना, सही फॉर्म में होना, जिसको एक्सेप्शन की फॉर्म में नहीं रख सकते, मतलब आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे कुछ समझ नहीं आया, ऑन द फेस ऑफ इट, इसके फेस पे, जो कि क्या है, अनएक्सेप्शनेबल है, तो यहाँ से ये आएगा, इसकी डायरेक्ट बाद में आपका जाएगा अनएक्सेप्शनेबल, जो कि क्या है, अनएक्सेप्शनेबल है, जो श्रेष्ठ है, जो चीज़ है वो श्रेष्ठ है। और ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपकी ऑन द फेस ऑफ इट, ऑन द फेस ऑफ इट इसकी क्या है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, मतलब जो कि अनएक्सेप्शनेबल है, इसके फेस पर मतलब जो कि इसके चेहरे पे डायरेक्ट दिखाई दे रहा है, मतलब सेंटर के चेहरे पे, सेंट्रल गवर्नमेंट के चेहरे पे ये बात डायरेक्ट दिखाई दे रही है, मतलब एक टाइप से वो क्या करे, उस बात को सामने लेकर आ रही हैं, इस तरीके से बात। इसका सब्जेक्ट ढूंढ लो, जल्दी करो, इसका सब्जेक्ट ढूंढते हैं। तो बताओ भाई क्या बचा हुआ था, रेसेंट रिमार्क बचा हुआ था ना, रेसेंट रिमार्क, क्योंकि क्या है आगे दैट वगैरह एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई, तो सब्जेक्ट आपका क्या है, रेसेंट रिमार्क। तो डायरेक्ट अपने को पता लग गया, क्योंकि रेसेंट रिमार्क जो था आपका वो क्या था, अभी तक फ्री पड़ा हुआ था। धर्मेंद्र प्रधान तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में है ना, धर्मेंद्र प्रधान का रिमार्क मतलब धर्मेंद्र प्रधान का भाई, तो सब्जेक्ट कौन है, धर्मेंद्र प्रधान का भाई खेल रहा है, तो कौन खेल रहा है भाई, धर्मेंद्र प्रधान का भाई खेल रहा है, धर्मेंद्र प्रधान खेल रहा है। धर्मेंद्र प्रधान क्या है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ना उसकी, तो वो तो अपने आप ही क्या सेटिस्फाइड, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। धर्मेंद्र प्रधान का रेसेंट जो स्टेटमेंट है उसकी बात कर रहे हैं, इज वो क्या है, अनएक्सेप्शनेबल है, मतलब जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, ऐसा है ऑन द फेस ऑफ इट, जो इसके फेस पे दिखाई देता है, किसके, गवर्नमेंट। इट यूज आपका सेंटर के लिए, सेंटर के फेस पे डायरेक्ट दिखाई देता है। इस तरीके से इसने यहाँ पे बात की है। और अगर वैसे ढूंढना है आपको कि ऐसे नहीं मिला सर डायरेक्ट, आपको क्या है, एक बार प्रैक्टिस कर लो कि सर हमारी स्टार्टिंग है, अभी हमें इतना क्लियर नहीं है। देखो मैक्सिमम स्टूडेंट को समझ में आता है, जो रेगुलर क्लासेस लगा रहे हैं उनकी कोई दिक्कत नहीं है, उनमें इंप्रूवमेंट भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब देखो वो रेगुलर क्लासेस लगा रहे हैं और कंटिन्यूटी रखते हैं, चाहे कितनी लेंथी वीडियो, चाहे कितनी छोटी वीडियो, वो पूरी वीडियो को कॉन्सेंट्रेट होकर देखते हैं। और जब मैं कई बार क्या होती है 20 या 25 मिनट्स की वीडियो अपलोड कर देता हूँ ना, तो लाइव प्रीमियर में जैसे कंप्लीट होता है बच्चे बोलते हैं कि सर इतनी जल्दी कंप्लीट ही हो गया, क्योंकि उनको इंटरेस्ट आता है ना, सभी को, आप लोगों को इंटरेस्ट।
तो जो बच्चे रेगुलरिटी में उनको इंटरेस्ट आता है क्योंकि उनकी चीज़ें समझ में आने लगी, इसलिए इंटरेस्ट आता है। आप लोगों को इंटरेस्ट क्यों नहीं आता? जो न्यू स्टूडेंट है उनको इसलिए इंटरेस्ट नहीं आता क्योंकि उनको समझ में नहीं आता, और जो चीज़ अपने समझ में नहीं आती वहाँ पे अपने को इंटरेस्ट तो वैसे नहीं आता। इंटरेस्ट तो आप लोगों को तैयारी करने में भी नहीं आता, लेकिन करें क्या, मजबूर हैं, बेरोजगारी है, करनी पड़ती है। समझ में आ रही है ना चीज़? इंटरेस्ट तो आपका ये है कि हम तो क्या करें पूरे दिन, या तो गेम खेलते रहे, मूवीज़ वगैरह देखते रहे, हम तो कुछ काम ना करें, हमें तो सैलरी दे दे 1.5 या 2 लाख है ना पर मंथ, हमें सैलरी घर पे पहुंचा दे। आपका तो बहुत मन होता है, लेकिन करना क्या है, करें क्या, करना पड़ेगा ना काम तो सैलरीज के लिए। समझ में आ रही है चीज़? बेरोजगारी है, इसलिए मजबूरी में करते हो आप लोग, बहुत सारे लोग, और बहुत सारे बच्चे जो इंटरेस्ट लेकर करते हैं उनका सिलेक्शन भी हो जाता है। समझ में आ रही है चीज़? इंटरेस्ट तभी आएगा जब आप डिटेल में उस पर जाओगे, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके भागने की कोशिश नहीं करोगे। भागते तो ऐसे हो जैसे पता नहीं कितना ही बड़ा, मान लीजिए आपके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी, पूरा देश आप पे टिका हुआ है, पूरी दुनिया के, आप पूरी की पूरी दुनिया ही क्या है, आप लोगों पे टिकी हुई है। भागते तो ऐसे हो आप वीडियो के बीच से, तो वो कोई मतलब नहीं है, फिर तो कुछ नहीं सीखोगे जब तक कॉन्सेंट्रेट होकर नहीं देखोगे। समझ में आ रही है ना चीज़? तो इसका सबसे ढूंढना स्टार्ट कर दो। वेलफेयर को 4 खा गया, रिजल्टेंट सेविंग्स के ऊपर क्या लग गया, यूज का तीर लग गया, क्योंकि द रिजल्टेंट सेविंग कंप्लीट बात है, कंप्लीट वो केब कंप्लीट नाउन है एक, तो ये क्या हो गया आपका, यूज का तीर लग गया। एम्स क्या, डज एम है, सेंटर का एक्शन है, उस तरीके से है। और जो क्या फ्यूल प्राइसेस को इन खा गया, बैलेंस को इंश्योर का तीर लग गया, ये तो एक्शन है। इंश्योरिंग जेरेंड जो है आपका, उसको कौन खा गया, एक्शन की फॉर्म में जेरेंड है ना, एक्शन की फॉर्म में नाउन है, इसका मतलब जेरेंड है। ऑफ खा गया, अप्रोच को टैकिंग का तीर लग गया, सेंट्रीज के साथ चलाई गया, दैट आपका की है। बचा कौन, रिमार्क बचा, रिमार्क आपका क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। मिल गया ना? ढूंढते जाओ, क्योंकि आपको पता है कोई भी सेंटेंस है उसको क्या चाहिए, फ्री एंड फ्रेश सब्जेक्ट चाहिए। ये थिंक आप माइंड में फिक्स कर लेना, ये कॉन्सेप्ट फिक्स कर लेना, ये वर्किंग फिक्स कर लेना कि क्या होता है, जो आपका कोई भी सेंटेंस होता है उसको फ्री एंड फ्रेश सब्जेक्ट चाहिए, कभी दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि ये ट्रिक्स अपनों ने कर रखी है सारी की सारी, किस तरीके से पढ़ना होता है, कोई स्ट्रक्चर नहीं रटी हुई, ठीक है, तो इसलिए अपने को दिक्कत नहीं आएगी। विद ग्लोबल, विद साथ, किसके साथ, ग्लोबल ऑयल प्राइसेस, ग्लोबल ऑयल प्राइसेस के साथ, मतलब वैश्विक फॉर्म में, पूरी दुनिया के फॉर्म में जो ऑयल के प्राइसेस हैं, तेल के प्राइसेस हैं, स्टिल अभी भी अबाउट 40% लोअर देन, अभी भी क्या है, लगभग 40% लोअर, कम है किसी कंपैरिजन में, देन किसके कंपैरिजन में, देन 2019 क्लोजिंग लेवल्स, किससे, क्लोजिंग लेवल्स। अब क्लोजिंग यहाँ पे क्या होगा, 2019 द यूज है, सॉरी 2019 यूज है, 2019 वाले क्लोजिंग लेवल्स, क्लोज लेवल्स को क्लोज करना, 2019 वाला लेवल को क्लोज करना है, या 2019 के लेवल्स की बात कर रहा है। क्लोजिंग का मतलब जो क्लोज हुए थे, क्लोज होने वाले लेवल्स, मतलब लास्ट में 2019 में जो क्लोज हुए थे लेवल्स, मतलब 2019 में लेवल क्लोज का मतलब जो रेट प्राइस जो फिक्स था, 2019 खत्म हुआ था तब क्लोजिंग लेवल से, मतलब क्या, प्राइस इतने के साथ क्लोज हो गया, मतलब इतने प्राइस था किसका, ए लीटर, मान लीजिए इतने 1 लीटर का प्राइस ये था, उस लेवल्स के कंपैरिजन में क्या है, 45% क्या है, लोअर है। विद, इस बात के साथ, मतलब अब क्या है 45%, मतलब 2019 में जो लेवल था, प्राइस था किसका, पेट्रोल वगैरह का, उसके कंपैरिजन में अब क्या है 45% कम है, मतलब प्राइस क्या है, ग्लोबल वे में क्या है आपका कम है। इस बात के साथ, डिस्पाइट, बावजूद किसके, कोऑर्डिनेटेड सप्लाई कट्स, कोऑर्डिनेटेड का मतलब बिल्कुल सही तरीके से किया गया सप्लाई कट, सप्लाई में जो कट किया गया है उस कट के साथ बावजूद, उस कट के बावजूद जो ग्लोबल प्राइसेस में क्या है 45% लोअर है, मतलब 2019 के जो क्लोजिंग लेवल है उसके कंपेरिजन में 45% जो ऑयल प्राइसेस लोअर है, किसके बावजूद, सप्लाई कट होने के बावजूद। सप्लाई में कट हुआ है फिर भी प्राइस क्या है, कम है, तो सप्लाई कम होगी तो इसका मतलब प्राइसेस बढ़ने चाहिए ना, क्योंकि लोगों की डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी, सप्लाई कम होगी। इसका देखो ये चीज़ आपको डिमांड सप्लाई वाला आपको आता होगा, मार्केटिंग वगैरह में अपने यूज़ करते हैं इसको, तो कॉमर्स की बात करें अपने तो उस तरीके से सप्लाई और डिमांड की अगर आप बात करो तो डिमांड और सप्लाई में क्या होता है, क्या रिलेशन होता है, अपने रेसिप्रोकल फॉर्म में होता है ना, कि अगर कहीं पे सप्लाई ज़्यादा बढ़ गई तो वहाँ पे डिमांड कम हो जाएगी, और सप्लाई कम हो गई तो आपकी डिमांड बढ़ जाएगी। मान लीजिए कोई चीज़ है, जैसे मान लीजिए अपने प्याज की बात करें, तो जो प्याज था उसकी सप्लाई क्या हो गई थी, पीछे कम हो गई तो डिमांड बढ़ गई थी और प्राइसेस इंक्रीज हो गए थे। अब वापस से सप्लाई बढ़ गई तो डिमांड कम हो गई और प्राइसेस क्या हो गए, डिक्रीज हो गए। समझ में आ रही है चीज़, क्योंकि वो ज़्यादा मिलने लगी चीज़ें, वो वाली बात है यहाँ पे, मतलब बावजूद इसके क्या है, ऑयल प्राइसेस कम है, सप्लाई कट कर दी फिर भी, सप्लाई कम होने के कारण तो बढ़ने चाहिए थे ना, फिर भी क्या है, कॉन्ट्रेरी है ना यहाँ पे, उसके बावजूद ऑयल प्राइसेस क्या है, कम है। बाय मेजर प्रोड्यूसर्स, सप्लाई कट किसके द्वारा किए गए हैं, मेजर, बड़े बड़े जो प्रोड्यूसर है ऑयल के उनके द्वारा। इंडिया हैड एन
अपॉर्चुनिटी, इंडिया के पास क्या थी, एक अपॉर्चुनिटी थी टू पास ऑन द बेनिफिट, क्या करने का, पास ऑन, आगे पास करना, बेनिफिट टू कंज्यूमर्स, उपभोक्ताओं तरफ जो मतलब पेट्रोल वगैरह यूज़ करते हैं, एंड प्रोवाइड, तो प्रोवाइड का कहाँ से जाएगा, रिफ्लेक्शन एक्शन है ना, तो टू के बाद जाएगा ना, टू के बाद में देख लेना, मिल जाएगा, अपने आप मिल जाएगा आपको, जैसे मैंने बताया था। तो हैड एन अपॉर्चुनिटी है उनके पास टू पास ऑन द बेनिफिट टू कंज्यूमर, कंज्यूमर की तरफ पास करने का, मतलब बेनिफिट को, बेनिफिट कौन सा, लोअर प्राइस का, एंड प्रोवाइड, और प्रोवाइड करने का अपॉर्चुनिटी थी, क्या करने की, प्रोवाइड करने, टू प्रोवाइड, प्रोवाइड करने की, ए फिलिप का मतलब प्रोत्साहन, ठीक है, टू बिकम कंजप्शन, बिकम का मतलब रुके हुए, कंजम्पशन को बूस्ट बोल सकते हो आप, बूस्ट, रुका हुआ, बिकम का मतलब, काम का मतलब शांत, बिकम का मतलब शांत हो चुका, मतलब रुका हुआ, फंसा हुआ, रुका हुआ, उसको बोलते हैं। जो कंजम्पशन है मतलब खपत है, उसको क्या करने का, बूस्ट देने का, प्रोवाइड करने की एक अपॉर्चुनिटी थी इंडिया के पास, किस बात के साथ है, इस कंप्लीट बात के साथ। तो पढ़ोगे कैसे इसको, तो ये रिफ्लेक्शन ले रहा है, विद से ले रहा है अपने आप, मतलब विद वाली बात से ले रहा है, कैसे, बैक से पढ़ना पड़ेगा तब समझ में आएगा, क्या कि कोऑर्डिनेटेड सप्लाई कट होने के बावजूद 2019 के क्लोजिंग लेवल से ऑयल प्राइसेस के ग्लोबल वे में जो ऑयल प्राइस है वो क्या है, 45% कम है, लगभग 45% कम है, मतलब सप्लाई कट होने के बावजूद, सप्लाई कट होने के बावजूद, मतलब सप्लाई कट होने पे तो सप्लाई कम होने, सप्लाई कट का मतलब सप्लाई कम होने पर तो प्राइसेस बढ़ने चाहिए, मतलब उसके बावजूद क्या है, प्राइसेस कम हैं, उन कम प्राइसेस के साथ इंडिया के पास एक अपॉर्चुनिटी थी, एक अवसर था क्या करने का, अपने कंज्यूमर्स को क्या करने का, बेनिफिट्स क्या करने का, पास करने का, मतलब जो बेनिफिट वहाँ पे हो रहा है, मतलब पेमेंट वहाँ पे ग्लोबल वे में प्राइसेस कम थे, तो आपको क्या करना था, यहाँ पे जो पेट्रोल पंप वगैरह पे जो पेट्रोल मिलता है उसमें भी प्राइसेस कम करके लोगों को उसका बेनिफिट देना चाहिए था, और एक जो रुकी हुई खपत है, मतलब लोग पेट्रोल वगैरह कम यूज़ करने, महंगा हो गया इसलिए, तो उस खपत को क्या कर सकते थे, वो बूस्ट करने की उनके पास क्या थी, अपॉर्चुनिटी थी, ये बात इसने बोली है। लेकिन इंडिया ने अपॉर्चुनिटी नहीं, उस अवसर का फ़ायदा नहीं उठाया, क्योंकि मिनिस्टर्स क्या करते हैं, उनको तो जेब भरने से मतलब होता है। अब ये इतना लॉकडाउन वगैरह चल रहा है, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, यहाँ पे भी वो क्या कर रहे हैं, यही काम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उनको बोल रहे हैं कि आप स्टार्ट करो अपनी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कोचिंग्स वगैरह को बोल रहे हैं, जैसे शिक्षा मंत्री वगैरह हैं अपने, वो क्या बोल रहे हैं कोचिंग्स वगैरह को, कि हम आपको क्या करते हैं, अलाउ कर देंगे कोचिंग्स वगैरह को, ठीक है, हमें है ना आप मिलकर है ना पैसे दे दो, मतलब शिक्षा मंत्री जो है, एजुकेशन मिनिस्टर है अपने राजस्थान वाला, अपने राजस्थान की बात करें तो वो क्या मांग रहा है, पेमेंट मांग रहा है, कि हमें क्या कर दो, पेमेंट दो, ताकि हम आपको क्या करेंगे, तभी हम आपको अलाउ करेंगे, नहीं तो अलाउ नहीं करेंगे कोचिंग्स वगैरह ओपन करने के लिए। तो ये चीज़ें चल रही है, देख लो इतनी बड़ी प्रॉब्लम के अंदर भी ये जो नेता है वो यही काम करते हैं, फालतू के नॉनसेंस काम। देख लो एक बार, सोच लो आप इस चीज़ को, तो इसको इनको इस चीज़ को सुधारना है। आप इन चीज़ों को कब सुधार पाओगे, जब आप खुद स्टेबल होगे, नहीं तो बेरोजगार हो तब तो आपकी कोई नहीं सुने, घर वाले ही नहीं सुनते आपकी, वो गवर्नमेंट क्या सुनेगी, समझ में आई चीज़। तो उसके लिए आपको कुछ बनना पड़ेगा, पिलर्स बनना पड़ेगा इस गवर्नमेंट के, जैसे मान लो बैंकिंग में चले गए वहाँ पे, तो आपके हाथ में कुछ पावर हो तभी अपने कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग तो क्या होते हैं, पहले तो ये बोलते हैं कि हाँ हम सुधारेंगे, हम ऑनेस्टी दिखाएंगे, और जैसे वहाँ पे जाते हैं तो उनके जैसे ही वो हो जाते हैं। तो ऐसा काम आप लोगों को नहीं करना, इतना तो मुझे आप लोगों पर फेथ है, समझ में आ रही है चीज़। तो ये वाला केस बोल रहा है, तो वो वाली बात हुई है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि फालतू की जो मतलब डेटा वगैरह देकर बजट पास करवाया जा रहा है, नेता वगैरह क्या कर रहे हैं, पैसे खा रहे हैं, अभी भी वो क्या कर रहे हैं, पैसे खा ही रहे हैं। ऐसी सिचुएशन के अंदर भी क्या साथ में लेकर चले जाएंगे, तो देखने वाली बात है। यही तो पॉलिटिक्स है, बहुत घटिया पॉलिटिक्स है इंडिया की। चलो आगे पढ़ते अपने नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। नेक्स्ट में इसने बोला है दैट की, वह है पता नहीं क्या, दैट की होगा, ऐसे अपने सेंटेंस में बहुत बार देखे हैं ना, हर बार अपने देख रहे हैं ये सेंटेंस, ये आगे जाकर क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा किस चीज़ का, ये चीज़ भी अपने समझ में आई, क्योंकि बार बार प्रैक्टिस किया तो अपने को पता लग गया कि ऐसे सेंटेंस दैट और उसके बाद में बात बता दे, मतलब उस बात को डिफाइन करे, दैट को डिफाइन करके और दैट को क्या बना देते हैं, इस पूरी बात को क्या कर देते हैं, दैट लेकर सेंटेंस बना देते हैं, ये अपने सब्जेक्ट बना देते हैं। ये भी बात भी अपनों ने देखी है, बार बार अपनों ने पढ़ा है, तो अपने प्रैक्टिस हो गया, अब अपने यहाँ दिक्कत नहीं होगी, तो अपने को सेंटेंस मिल जाएगा अपने आप। दैट की द डीरेगुलेटेड, डीरेगुलेटेड का मतलब क्या है, जिनको कंट्रोल फ्री कर दिया हो, नियंत्रण से मुक्त कर दिया गया हो। ऑयल मार्केटिंग कंपनी, ऑयल मार्केटिंग जो कंपनीज है डीरेगुलेटेड, चूज करती है, सब्जेक्ट क्या है, कंपनीज चूज, डू चूज करती है, नॉट टू रिड्यूस, क्या करने का, नॉट टू रिड्यूस न करने का चूज करती है, पंप प्राइसेस, पंप प्राइसेस का मतलब पेट्रोल पंप के प्राइसेस को। तो दैट की जो डीरेगुलेटेड का मतलब है, जो कंट्रोल में नहीं है, मतलब जिनको कंट्रोल फ्री कर दिया गया है, वो कंपनीज क्या चूज करती है, पंप प्राइसेस को रिड्यूस ना करने का चूज करती है, मतलब चेंज करती है कि हम पंप प्राइसेस को क्या नहीं करेंगे, कम नहीं करेंगे। इवन व्हेन
भी, कब भी, जब भी, इवन भी, जब, उस पॉइंट पे भी जब, अब बात को पढ़े तो उस पॉइंट पे भी जब क्रूड टम्बल्ड, क्रूड क्या हो गया, टम्बल हो गया था, टम्बल्ड का मतलब क्या है, लड़खड़ा गया था, गिर गया था, कम हो गया था, क्रूड का मतलब कच्चा तेल, लास्ट मंथ, मतलब जब आपका क्रूड कच्चा तेल पिछले महीने कम हो गया था, मतलब बहुत ज़्यादा गिर गया था, टम्बल का मतलब लड़खड़ाना, मतलब एकदम से गिर गया था, उस पॉइंट पे भी कंपनीज क्या बोलती है कि चूज़ करती है रिड्यूस ना करने का, कि हम रिड्यूस नहीं करेंगे, कम नहीं करेंगे, पेट्रोल पंप के प्राइसेस को हम क्या नहीं करेंगे, कम नहीं करेंगे। अब बोलोगे कि सर यहाँ पे अपने बात करें तो क्या बात करें कि टम्बल्ड जो बात बोली यहाँ पे उसने बोला है कि सर यहाँ पे आपने यूज़ किया चूज़, ठीक है, तो ये अपने पास्ट में नहीं है, ये फिक्स फॉर्म में आपका प्रेजेंट में ये कैसे आपने यूज़ कर दिया, तो ये अपने यहाँ पे अगर अपने देखें तो ये इसकी क्या है, पास्ट फॉर्म ही है, समझ में, चूज़, ठीक है, चूज़ जो आपका होता है प्रेजेंट में जो होता है, सॉरी मैंने यहाँ पे डू पढ़ लिया था, डू नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, डिड होगा, क्योंकि चूज़ जो आपका होता है प्रेजेंट में होता है वो कैसे होता है आपका, CHOOSE होता है, समझ में आया, COO होता है चूज़, और ये क्या है, CHOSE चूज़ होता है, ये क्या होता है आपका पास्ट V2 ही होता है, चूज्ड कुछ नहीं होता, और चूजन होता है वो आपका क्या हो जाता है, एन इसमें लग जाएगा, CHOSEN, वो क्या हो जाता है, चोज बोल सकते हो आप इसको एक टाइप से, वो आपका क्या हो जाता है, V3 हो जाता है। तो यहाँ पे बात करें तो उसने क्या किया था, कंपनीज ने किया था, ना कि करती है, अपने करती है पढ़ लिया था ना, क्योंकि यहाँ पे स्पेलिंग पे ध्यान नहीं गया था एकदम से, ठीक है, तो ये क्या है, V2 ही है। तो कंपनीज क्या किया था, लास्ट मंथ पे जो क्या हुआ, क्रूड जो आपका कच्चा तेल टम्बल हो गया था, उस पॉइंट पे भी उन्होंने चूज़ किया था, क्या चूज़ किया था, रिड्यूस ना करने का, किसको, पंप प्राइसेस को, लास्ट मंथ। कुड बी हो सकता है, अब मिल गया भाई सेंटेंस का सब्जेक्ट, क्योंकि दैट अपना था ही, कुड बी हो सकता है, कुड बी एट्रीब्यूटेड, क्या एट्रीब्यूट किए जा सकता है, कुड बी एट्रीब्यूटेड, उसको एट्रीब्यूट किया जा सकता है, पैसिव फॉर्म में है, एट्रीब्यूट का मतलब क्रेडिट किया जा सकता है, टू किसकी तरफ, देयर क्वेश्चन, किसकी तरफ, उसकी क्वेश्चन, क्वेश्चन का मतलब सावधानी की तरफ, अमिड, अमिड का मतलब मध्यस्थ, बीच में, किसके बीच में, ए शार्प स्लम्प, शार्प का मतलब बहुत स्पीड में जो स्लम्प हुआ है, मतलब गिरावट आई है, इन डिमांड, किसमें, डिमांड में, इन द वैक ऑफ, वैक मतलब जागृति में, जागृति का मतलब परिणाम स्वरूप, वैक ऑफ द नेशन वाइड लॉकडाउन, नेशन वाइड लॉकडाउन के परिणाम स्वरूप जो डिमांड में कमी आई है, उसके बीच में जो उनकी सावधानी है, उसको ये एट्रीब्यूट किया जा सकता है कि हम प्राइसेस को क्या नहीं करेंगे, कम नहीं करेंगे, क्योंकि डिमांड भी कम है, अगर प्राइसेस को कम कर दिया तो हमें क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो इस फॉर्म में अगर बात करें तो उस बात को क्या किया, एट्रीब्यूट किया जा सकता है, किसको, तो कुड का सब्जेक्ट क्या होगा, दैट होगा, ढूंढना चाहो तो ढूंढ लो, लास्ट मंथ होगा नहीं, टम्बल्ड एक्शन है, क्रूड सब्जेक्ट बन गया टम्बल का, ठीक है, इवन वैन होगा नहीं, क्योंकि ये चीज़ थोड़ी होगी सब्जेक्ट, वैन थोड़ी होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के तो क्या होगा, नाउन होना चाहिए ना। उसके बाद में पंप प्राइसेस को रिड्यूस का तीर लग गया, चोज आपका क्या है, कंपनीज के लिए क्या हो गया, V2 हो गया, कंपनीज उसके साथ चली गई, द कंपनीज यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये सारे के सारे एडजेक्टिव है, कंपनीज यहाँ तक आ गया, तो दैट यहाँ पे क्या है आपका सब्जेक्ट है, किसका, कुड का, दैट मतलब ये पूरी बात कि क्रूड जब आपका लास्ट मंथ क्या हो गया था, गिर गया था, उसके बावजूद भी कंपनी ने क्या किया था, चूज़ किया था कि हम पंप प्राइसेस को रिड्यूस नहीं करेंगे, ये जो पूरी बात है कुड बी एट्रीब्यूट, इस पूरी बात को, ये जो पूरी एक्टिविटी है उसको एट्रीब्यूट मतलब क्रेडिट दिया जा सकता है, किसकी तरफ है, उनकी क्वेश्चन मतलब सावधानी की तरफ, किसकी, कंपनीज की क्वेश्चन, देयर यूज हुआ कंपनीज के लिए, क्वेश्चन किसके बीच में, एक जो डिमांड में जो स्लम्प आया, गिरावट आई है, उसके बीच में, किसमें कि नेशन वाइड जो लॉकडाउन हुआ है उसके परिणाम स्वरूप जो डिमांड में स्लम्प आया है, उसके बीच में जो उनकी सावधानी है उसको क्रेडिट दिया जा सकता है। ये बात उसने बोली है कि डिमांड तो कम हो गया, प्राइसेस भी डिक्रीज कर देंगे तो और ज़्यादा लॉस हो जाएगा, इसलिए उन्होंने बोला हम तो प्राइसेस डिक्रीज नहीं करेंगे, ये बात यहाँ पे इसने बोली। आई थिंक क्लियर आपके, आगे पढ़ें। इट इज़ द गवर्नमेंट डिसीजन, इट इज़ द गवर्नमेंट डिसीजन, इट इज़ ये है क्या, द गवर्नमेंट डिसीजन, गवर्नमेंट का डिसीजन, अर्लियर इन मई की अर्लियर स्टार्टिंग में, टू रेज, क्या करने के लिए डिसीजन है, रेज बढ़ाने के लिए, क्या बढ़ाने के लिए, रेज एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी का मतलब कर होता है आपका आबकारी वगैरह बोलते हैं, या फिर उत्पादन कर, प्रोडक्शन पे जो कर लगता है, टैक्स लगता है, उसको बोलते हैं एक्साइज ड्यूटी ऑन पेट्रोल एंड डीजल, पेट्रोल और डीजल पर फॉर ए सेकेंड टाइम, एक दूसरे टाइम के लिए, इन सेकेंड टाइम मतलब दूसरे टाइम के लिए, इन लेस देन, लेस देन का मतलब कम, लेस देन 2 months, 2 महीने से भी कम में, दैट रेजेज सेवरल कंसर्न, जो क्या करता है, रेज करता है किसको, सेवरल
कंसर्न्स को मतलब कुछ इश्यूज को क्या करता है, रेज करता है, बढ़ाता है, सामने लाता है। बात पढ़ो भाई, ये क्या बोला इसने बोला गवर्नमेंट का जो डिसीजन है, कहाँ पर, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताइए, मई के स्टार्टिंग में क्या करना है, एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाने का, किसी पेट्रोल और डीजल पर सेकंड टाइम के लिए 2 महीने के अंदर अंदर सेकंड टाइम, मतलब पहले उन्होंने बढ़ाया था, फिर दूसरी बार फिर बढ़ा दिया, 2 महीने से भी कम टाइम में दोबारा से बढ़ा दिया। तो ये जो चीज़ है वो क्या करती है, कुछ जो कि क्या करता है, गवर्नमेंट का जो डिसीजन है, ये गवर्नमेंट का डिसीजन है क्या करना, एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाना, क्या 2 महीने से भी कम में दूसरी बार फिर से बढ़ाना, जो कि क्या करता है, दैट यहाँ पे क्या है, अगर आप यहाँ पे दैट की बात करें, जो की तरह वर्क कर रहा है, डज रेजेस है ना, डज रेज है यहाँ पे, तो सब्जेक्ट बन जाएगा, जो की तरह बात कर रहे हैं, जो क्या करता है, कुछ इश्यूज को बढ़ाता है। अब दैट किसके लिए यूज हुआ ये मुझे बता दो। मंथ्स के लिए यूज हो नहीं सकता क्योंकि रेज होना चाहिए, डू रेज होना चाहिए था, डज रेज है, और वैसे ही मंथ्स के लिए नहीं होगा। कंसर्न किसने बढ़ा दिया, इश्यूज किसने क्रिएट किए हैं, किसने किए हैं, 2 महीने ने किया है या गवर्नमेंट के डिसीजन ने किया है। गवर्नमेंट का जो डिसीजन है ना, क्या करना है, एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाने का, उसने कंसर्न्स को क्या किया है, उसने क्या किया, कंसर्न्स को जो आपके उनको रेज किया है, कुछ इश्यूज को रेज किया है। तो यहाँ पे अब देखो, अब अपने ये बोलते हैं, कई लोग आपको बोलते हैं कि जो दैट, हु, विच वगैरह लगते हैं तो पास वाले के लिए यूज होता है। किसने बोल दिया भाई पास वाले के लिए, कोई पास वाले के लिए यूज नहीं होता। अगर आप इस बात को आप बोलोगे कैसे, आपको पूरी बात बोल कर कि डिसीजन क्या करने का था, वो तो आपको बताना, डिसीजन क्या करने का था, रेज करने का था, जो कि क्या करता है उसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताओगे, तो ये दोनों ही एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। टू रेज भी क्या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, डिसीजन क्या करने के लिए था, रेज करने के लिए था, और जो कि क्या करता है, रेजेस करता है किसको, कंसर्न्स को बढ़ाता है, ठीक है, इश्यूज लेकर आता है, ये भी उसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। तो कोई सी भी पहले यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों के दोनों क्या है आपकी सही है। तो उसने क्या किया, इन्फिनिटिव वाली जो है, पर्पस वाली जो है, उसको क्या कर लिया, पहले यूज़ कर लिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। पास वाले पे जरूरी ना हो आपका रिफ्लेक्शन ले, आपको रिफ्लेक्शन अपने आप मिल जाएगा। जब आप मीनिंग पढ़ोगे तो रिफ्लेक्शन अपने आप ले लेता है। दैट को कोई ज़रूरत नहीं है रिफ्लेक्शन आपको देने की, वो अपने आप रिफ्लेक्शन लिए हुए ऑलरेडी, आपको तो सिर्फ समझना है कि वो रिफ्लेक्शन कहाँ से है, और समझोगे कैसे, मीनिंग से समझ में आ जाएगा कि वो बोलना क्या चाहता है, सेंस यूज़ करोगे तो 2 महीने कंसर्न नहीं उठाते। जो गवर्नमेंट का डिसीजन है ना कि 2 महीने के अंदर अंदर दोबारा से फिर से क्या करना, एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाना 2 महीने से भी कम टाइम में, ये बात क्या करती है, कंसर्न को बढ़ाती है। तो ये दैट यूज हुआ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन किसके लिए, डिसीजन के लिए। समझ में आई थिंक क्लियर है। तो कुछ भी नहीं रटना, कौन कहाँ आएगा कौन कहाँ नहीं आएगा, कुछ भी नहीं रटना, ये सारी की फालतू बातें हैं, सारे के सारे रूल्स है, कुछ भी मतलब नहीं है। क्या करना है आप लोगों को, सिर्फ और सिर्फ किस पे ध्यान देना है, वर्किंग पे ध्यान देना, और सेंस पे की बात क्या बोल रहा है उसके मीनिंग पे ध्यान देना है। मीनिंग बन रहा है तो ठीक है, नहीं तो गलत है। और रूल्स में लिखवाते हैं ना कि दैट, विच, हु वगैरह जो आएंगे वो पास वाले के लिए यूज होते हैं, तो किसने बोल दिया भाई पास वाले के लिए यूज होता है, बहुत सारे सेंटेंस आपको मिल जाएंगे। तो ये एरर नहीं है, समझ में। फिर से अपने ने यहाँ पे क्या कर दिया, रूल्स को गलत साबित, फिर से गलत साबित कर दिया, और ये रूल आपको लिखवाया जाता है। अब इस रूल से करके देख लेना भाई, आप एरर नहीं कर पाओगे क्या वहाँ पे, आप वहाँ पे क्या करोगे, सही को गलत कर दोगे और नेगेटिव आएंगे, फिर बोलेंगे हमारे मार्क्स क्यों नहीं बनते। तो आपको फैकल्टी बोलती है कि जुगाड़ कर दो मार्क्स का इंग्लिश में, तो किसी के मार्क्स नहीं बनते। और जो फैकल्टी ऐसे बोलती है वो कोई सही फैकल्टी भी नहीं है। समझ में आ रही चीज़, मार्क्स तो आप 100 आउट ऑफ 100 भी ला सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आई चीज़, 30 में से 30, 40 में से 40 ला सकते हो आप मार्क्स, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप चीज़ों को करते कैसे हो। तो प्रैक्टिस करनी होती है ज़्यादा से ज़्यादा, कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश में कंप्लीट मार्क्स, पूरे के पूरे मार्क्स भी आ जाते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। 4-1 एक के लिए अगर अपने बात करें, अब बहुत सारे कंसर्न्स है, इश्यूज है, उनमें से एक के लिए बात हुई है। एक के लिए अगर अपने बात करें, सब्सिक्वेंट का मतलब बाद में, टू किसके बाद में, टू द लेटेस्ट इंक्रीज, लेटेस्ट इंक्रीज के बाद वाले की अगर अपने बाद वाला 4-1 एक के लिए लेटेस्ट इंक्रीज के बाद में, बाद वाला जो कुछ है उस इश्यू की बात कर रहा है वो। 4-1 एक के लिए अपने बात करें, जो कि क्या है, कौन सा इश्यू, जो लेटेस्ट अभी जो इंक्रीज हुआ है उसके बाद में जो इंक्रीज हुआ है बाद वाला है, उसके लिए अगर अपने बात करें तो क्या बात करेंगे, द सेंटर टैक्स रेवेन्यू, जो सेंटर का जो टैक्स रेवेन्यू है, राजस्व है, जो कर वगैरह से जो वसूली है, ऑन किस पर, ए लीटर ऑफ पेट्रोल, पेट्रोल के 1 लीटर पर, सोल्ड बाय V3, यहाँ पे V2 नहीं है, सोल्ड बाय, जो कि पेट्रोल जो कि सोल्ड किया गया है, सोल्ड बाय IOC। तो ये ईडी क्लोज हो गया, जो कि क्या किया गया, पेट्रोल के एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, क्योंकि उसको तो ऑन खा गया ना लीटर ऑफ पेट्रोल को। तो सोल्ड बाय ए लीटर ऑफ पेट्रोल जो क्या किया गया है, बेचा गया है बाय IOC इन दिल्ली, दिल्ली के अंदर, एज ऑन किस पर, अपने फिक्स बात करें जैसे कि पर, किस पर, मई 16 मतलब 16 मई को वो था 1.8 टाइम्स, 1.8 गुना था, द फ्यूल्स किसके 8 गुना था,
द फ्यूल्स फ्रेट इंक्लूसिव, फ्रेट का मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, अपने माल वगैरह की बात करें, ट्रांसपोर्ट किया जाए या मतलब उसको लाया गया है, ढोया गया है उसको, फ्रेट इंक्लूसिव इंक्लूड करते हुए, मतलब उसको शामिल करते हुए, बेस प्राइस ऑफ 18.28 रुपीज़, मतलब 18.28 रुपये का जो बेस्ट प्राइस है, किसको इंक्लूड करते हुए, साथ में फ्रेट मतलब ट्रांसपोर्ट को भी इंक्लूड करते हुए, मतलब उसको लाया गया है उस खर्चे को भी इंक्लूड करते हुए जो बेस्ट प्राइस है आपका 18.28 का, उससे 8 गुना है क्या रेवेन्यू किसका, गवर्नमेंट का, जो अपने बात टैक्स रेवेन्यू 1 लीटर पेट्रोल पे जो 16 मई को क्या किया गया था, सोल्ड किया गया था आईओसी जो पीएसयू है उसके द्वारा, कंपनी के द्वारा दिल्ली में 16 मई को, उससे 1.8 गुना है। मतलब जो बेस प्राइस है ना उसका, किसका, फ्यूल का, जो लाया गया है उसको लाने के बाद उसके ऊपर जो खर्चा वगैरह पूरा करके जो बेस प्राइस कंपनी को लगा है, उसका भी 1.8 गुना उन्होंने टैक्स कर दिया। बेस प्राइस का 1.8 गुना अगर प्राइस करते तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उसका 1.8 गुना तो उन्होंने टैक्स लगा दिया, मतलब प्राइस तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया। एंड रिप्रेजेंटेड, और रिप्रेजेंट किया, बताया, दिखाया, दर्शाया 46% ऑफ द फाइनल रिटेल प्राइस ऑफ 71.26, 71.26 रुपये का जो फाइनल रिटेल प्राइस था ना 16 मई का, उसका 46% रिप्रेजेंट किया, क्या रिप्रेजेंट किया, टैक्स को। तो रिप्रेजेंटेड का अगर अपनी एंड का रिफ्लेक्शन देखें तो कहाँ से जाएगा आपका, रेवेन्यू के बाद से जाएगा। मिल गया होगा, डायरेक्ट मिल जाएगा ये। अब ये मुझे डायरेक्ट क्यों मिला, मेरी तो प्रैक्टिस है इसलिए मुझे मिल गया, लेकिन क्यों, क्योंकि मैंने मीनिंग पढ़ा कि 46% किसने, अब ये बात ये कर रहे हैं, ठीक है, मतलब वोट से पहले बोल सकते हो आप एक टाइप से, मतलब रेवेन्यू के लिए वैसे यूज़ है, लेकिन ज़्यादा सही यहाँ पे रहेगा वोट से पहले, क्योंकि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को भी तो अपने साथ में लेंगे ना, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को साथ में लेंगे। देखो प्रैक्टिस तो है, लेकिन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ में वोट से पहले ज़्यादा सही है, ठीक है, प्रैक्टिस तो है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वोट से पहले ही ज़्यादा सही है। मैंने डायरेक्ट पता कर ली, मैंने डायरेक्ट पता, बताओ कैसे बताया, मैंने ये सोचा इस तरीके से बताया कि रेवेन्यू क्या था, 1.8 गुना था, और रेवेन्यू क्या है 46% था, तो वहीं से मुझे है ना पता लग गया था कि रेवेन्यू के लिए यूज़ हुआ है, तो रेवेन्यू के लिए यूज़ हुआ है तो मैंने रेवेन्यू के बाद में ले लिया, लेकिन रियल में रेवेन्यू के बाद में नहीं है, रेवेन्यू के बाद में भी ठीक है, लेकिन सही में तो ये यहाँ पे है, क्योंकि रेवेन्यू कौन सा की बात कर रहा है, 16 मई को जो रेवेन्यू लिया गया है ना उसकी बात कर रहा है, तो आपको लेना पड़ेगा यहाँ से। तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान दे लेना थोड़ा सा, ठीक है, स्पीड के अंदर हो जाती है गड़बड़, देखो मेरे से भी होगी, लेकिन है वहाँ पे भी सही, क्योंकि मैंने तो मीनिंग की फॉर्म में लिया है ना, लेकिन पढ़ते ही देखो अब मुझे पता भी लग गया। अब जैसे मैंने पढ़ा, जैसे मैं वॉज पे वापस से आया, दोबारा से रिफ्लेक्शन देख लेंगे, जैसे मैं वॉज पे आया तो मुझे तो यहाँ पे क्या हो गया, पता लग गया ना, वॉज पे आते ही पता लग गया कि जो मैंने रेवेन्यू लिया है वहाँ पे सही तो है, लेकिन ज़्यादा सही नहीं है, ज़्यादा बेटर यहीं पे है। मैं 16 वाला कि टोटल रेवेन्यू की बात नहीं कर रहा, मैं 16 वाले रेवेन्यू के उसी दिन के रेवेन्यू की बात कर रहे हैं, तो अपने आप आपका रिफ्लेक्शन एंड का कहाँ से आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका वोट से पहले, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो रेवेन्यू है टैक्स रेवेन्यू सेंटर का 1 लीटर पेट्रोल पे जो कि आईओसी के द्वारा क्या किया गया, बेचा गया था मई 16 को, वो क्या था 1.8 गुना तो बेस्ट प्राइस से था, और उस रेवेन्यू ने जो कि क्या था 16 मई वाला जो रेवेन्यू था उसने रिप्रेजेंट किया कि 46% जो रिटेल प्राइस है, मतलब टैक्स ले लिया 46%, तो उन्होंने टैक्स ले लिया, समझ में, बहुत बड़ी वैल्यू होती है, मतलब लगभग जितना प्राइस है उसका आधा तो गवर्नमेंट ने टैक्स ले लिया, तो इसका मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया ना प्राइस, मतलब 4 गुना प्राइस आपका क्या हो चुका है, बढ़ा दिया गया। 18 इंटू लगभग ऑलमोस्ट 4 गुना, 18 इंटू 4 अपने बात करें तो 72 हो जाएगा ना, तो 72 के अराउंड ही मान लो, तो लगभग आपका 4 गुना प्राइस उन्होंने क्या कर दिया, बढ़ा दिया है, किसका, पेट्रोल का, क्योंकि प्राइसेस वर्ल्ड की फॉर्म में बात करें तो कम हो चुके हैं, ये बात ये बता रहा है, गवर्नमेंट ने टैक्स बहुत ज़्यादा लिया है यहाँ पे। आगे अपने चले नेक्स्ट वाले में, तो नेक्स्ट वाले में ये बोल रहा है, विद इकोनॉमिक एक्टिविटी ब्रॉट टू ए नियर स्टैंड स्टिल, विद साथ में, किस बात के साथ में, इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो अर्थव्यवस्था की जो एक एक्टिविटी है, ब्रॉट V2 नहीं है यहाँ पे, V3 की बात करें, ब्रॉट जो लाई गई, कि एक्टिविटी लाई, एक्टिविटी खुद लेकर आई, टू ए नियर स्टैंड स्टिल, लगभग स्टैंड स्टिल का मतलब रुकावट, रुका हुआ, रोकथाम अपने बोले, रुका हुआ, रुके हुए की तरफ लेकर आई, एक्टिविटी लेकर आएगी या एक्टिविटी को रोका गया है, एक्टिविटी को रोका गया है, एक्टिविटी नहीं रोक रही ना, एक्टिविटी को रोका गया है ना, तो ये V2 नहीं है आपका, क्या है V3 है, ईडी क्लोज है, कि विद इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के साथ, एक्टिविटी के साथ कौन सी एक्टिविटी, जो कि क्या है, लगभग एक रोक की तरफ लाई गई, एक रुकावट की तरफ लाई गई, मतलब पूरी तरह से जो रोकी जा चुकी है लगभग, बाय द, किसके द्वारा, अब बाय लगते ही पता लग गया ये ब्रोट क्या है, V3 है, क्योंकि एजेंट मिल गया ना, बाय लॉकडाउन, लॉकडाउन के द्वारा जो
क्या की गई है, एक स्टैंड स्टिल की तरफ लाया गया है। किसको, एक्टिविटी को स्टैंड स्टिल की तरफ क्या किया गया, लाया गया, मतलब रोका गया, रोकथाम की रुकावट की तरफ लाया गया है एक्टिविटी को। इस बात के साथ एक्टिविटीज़ को क्या किया गया, लॉकडाउन के द्वारा रुकावट की तरफ लाया, मतलब रोका गया है। इस बात के साथ द सेंट्रल्स ओवरऑल रेवेन्यू प्रोस्पेक्ट्स, सेंट्रल का जो ओवरऑल रेवेन्यू जो टैक्स राजस्व वाला प्रोस्पेक्ट्स है, मतलब प्रेडिक्शंस जो है, आशा उम्मीद जो है, हैव कम, प्रेडिक्शंस हैव कम आ चुकी है अंडर सीवियर स्ट्रेन, बहुत ज़्यादा हाई लेवल के, सीवियर का मतलब बहुत ज़्यादा हाई लेवल का, स्ट्रेन का मतलब तनाव के अंडर आ चुकी है, क्या, प्रोस्पेक्ट्स आ चुके हैं। हैव का सब्जेक्ट क्या है, प्रोस्पेक्ट्स। तो मतलब क्या हुआ कि लॉकडाउन के द्वारा एक्टिविटी को लाया गया बिल्कुल रोके हुए पॉइंट पे, मतलब रुकावट पे लाया गया, मतलब रोक दिया गया है। इस बात के साथ जो सेंटर का ओवरऑल जो रेवेन्यू टैक्स वाला जो रेवेन्यू आना था, जो राजस्व आना था, उसकी जो प्रोस्पेक्ट्स प्रेडिक्शंस है वो क्या हो चुकी है, सीवियर स्ट्रेन, मतलब बहुत ज़्यादा तनाव में आ चुका है कि रेवेन्यू वगैरह क्या हो जाएगा, लॉस होगा यहाँ पे। एंड और फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, और इस पर्सपेक्टिव के साथ, दैट पर्सपेक्टिव का मतलब उस पर्सपेक्टिव, अब दैट यहाँ वह की तरह यूज हो रहा है, पर्सपेक्टिव दृष्टिकोण, वह दृष्टिकोण, वह, ठीक है। और उस दृष्टिकोण के साथ फ्रॉम की तो होगा नहीं, क्योंकि फ्रॉम के बाद में की कनेक्ट क्या करोगे, फ्रॉम किसी को तो खाएगा ना। की यहाँ पे होता है, देखो की तो क्या करता है, इंडिविजुअल सेंटेंस वगैरह दे देता है, इंडिविजुअल डेफिनेशन दे देता है। फिर फ्रॉम किसके लिए आएगा, फ्रॉम क्या करेगा, खाएगा किसको, स्टेबल चीज को, स्टेबल चीज को खाने के लिए उसे क्या चाहिए, नाउन। तो नाउन यहाँ पे दैट तो है नहीं, तो पर्सपेक्टिव है ना, पर्सपेक्टिव को खाने जाएगा तो दैट के ऊपर से जाएगा। अगर कनेक्टर की तरह वर्क कर दो तो की से क्या, अगर सेंटेंस स्प्लिट हो जाएगा तो वो खा नहीं पाएगा, इसका मतलब जो यहाँ होगा नहीं, क्योंकि उसके बाद मॉडल नहीं है। और अगर की तरह कर दूँ तो ये अलग सेंटेंस बना देगा, फ्रॉम किसी को खा नहीं पाएगा, उससे अलग कर दिया तो ये वह की तरह है, क्या, एक प्रोनाउन की तरह होगा, इसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में चला जाएगा और क्या बन जाएगा, एक एक्स्ट्रा एलिमेंट बनते हुए वह बन जाएगा, मतलब इंडिकेशन बन जाएगा, एक टाइप से द की तरह बात करो तो उस तरीके से फ्रॉम अपने आप क्या कर लेगा, पर्सपेक्टिव को खा लेगा। हर एलिमेंट को वर्किंग देनी पड़ेगी, फ्रॉम को भी तो कुछ देना पड़ेगा ना, वो आया है तो, नहीं तो हर एलिमेंट को आपको अगर उसको वर्किंग ना दी तो वो वहाँ पे आएगा तो कोई मतलब वहाँ पे क्या हो जाएगा, आपसे नाराज हो जाएगा ना वो वहाँ पे, तो ये रूठ जाएगा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाएगी। तो वहाँ पे नाराज़ नहीं करना ना उसको, नहीं तो नाराज़ करोगे तो गड़बड़ करेगा ना वो, तो सेंटेंस खराब हो जाएगा, तो ऐसा काम नहीं करना है अपने को। तो दैट वह की तरह वर्क कर रहा है, समझ में आ रहा है ना किस तरीके से वर्क कर रहा है, किस तरीके से वर्किंग होती है कि जो वह किस तरह से वर्किंग होती है, समझ में आ रही है ना आप लोगों के, इस तरीके से वर्किंग होती है, सारी वर्किंग माइंड में रहनी चाहिए। एंड फ्रॉम दैट, मतलब ये अगर एंड का रिफ्लेक्शन देखें तो कंप्लीट बात पे ही लग जाएगा ये कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जो क्या है, रुकी हुई है लॉकडाउन के द्वारा, उस एक्टिविटी के साथ जो रेवेन्यू है वो स्ट्रेन में आ चुका है, मतलब रेवेन्यू पे क्या हो चुका है, प्रेशर बन चुका है, मतलब नेगेटिव पॉइंट पे पहुंच चुका है। और उस पर्सपेक्टिव, उस दृष्टिकोण से अपने बात करें, उस दृष्टिकोण से द गवर्नमेंट्स मूव, उस दृष्टिकोण से देखें तो गवर्नमेंट्स का मूव है स्टेप टू मैक्सिमाइज इट्स टैकिंग्स, मैक्सिमाइज करने, बढ़ाने की अपनी टैकिंग लेना, लेने को, लेना मतलब टैक्स लेना, यहाँ पे जो मतलब आ रहा है लेन देन की फॉर्म में लेने की बात कर रहा है। मैक्सिमाइज करने का जो स्टेप है फ्रॉम ट्रांसपोर्ट फ्यूल्स, किससे, ट्रांसपोर्ट फ्यूल से, इज अंडरस्टैंडेबल, वो क्या अंडरस्टैंडेबल है, मतलब उसको आप समझने योग्य है, मतलब समझा जा सकता है, मतलब गवर्नमेंट भी इस वे में अपने बात करें तो इतनी ज़्यादा नेगेटिव नहीं है। क्या बात करें तो किस पर्सपेक्टिव से, इस दृष्टिकोण से, कौन सा, जो अभी ऊपर दिया गया, ये पूरी बात के लिए यूज हुआ है ये आपका दैट पर्सपेक्टिव। तो एंड का रिफ्लेक्शन अपने बात करें तो विद से पहले जाएगा, समझ में आया ना। मतलब क्या हुआ, एक्टिविटी आपकी क्या है, लॉकडाउन के द्वारा कम गिरावट में आ चुकी है, उसके कारण जो रेवेन्यू प्रोस्पेक्ट्स हैं, जो प्रेडिक्शंस है वो क्या हो चुके हैं, स्ट्रेन में आ चुके हैं, मतलब उनके ऊपर क्या हो चुका है, खतरा मंडरा है, डेंजर में आ चुके हैं। और इस दृष्टिकोण से अगर अपनी बात करें तो गवर्नमेंट का जो स्टेप है, मूव है, वो क्या है, अंडरस्टैंडेबल है, जो क्या करने का कि अपनी टैक्स में ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लिया जाए, ये जो मूव है वो अंडरस्टैंडेबल है, मतलब उसको समझा जा सकता है क्योंकि गवर्नमेंट खुद क्या है, प्रॉब्लम फेस कर रही है। तो इसका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मूव मिल जाएगा। समझ में आया कैसे मिलेगा, ढूंढ लेना, ढूंढना चाहो तो ढूंढ लो। फ्यूल्स को फ्रॉम खा गया, ट्रांसपोर्ट फ्यूल्स को इट्स टैकिंग्स को मैक्सिमाइज का तीर लग गया, ठीक है, टू मैक्सिमाइज एक्शन में चला गया, तो मूव यहाँ पे क्या मिला आपका सेंटेंस की, टू मैक्सिमाइज एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में चला गया। गवर्नमेंट का मूव क्या है, अंडरस्टैंडेबल है, ये बात इसने बोली है। अब आगे बढ़े, स्टिल अभी भी द फैक्ट, जो फैक्ट है, तथ्य है, दैट की, अब यहाँ की तरह वर्क करेगा, जो यहाँ होगा नहीं, आगे क्या है, मॉडल वगैरह नहीं है, वह यहाँ होगा नहीं, द गवर्नमेंट क्या अलग से डिफाइन कर, द बीच में आगे अलग से डिफाइन कर दिया, दैट गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट होता तो होता, यहाँ पे द गवर्नमेंट अलग से की हुआ,
स्टिल अभी भी द फैक्ट, जो फैक्ट है दैट की द गवर्नमेंट हैज़ कंसिस्टेंटली का मतलब क्या है, लगातार गवर्नमेंट हैज़ टिंकर्ड का मतलब फिक्स करना, किसी चीज़ को मरम्मत वगैरह करना, सही करना, हैज़ टिंकर्ड उसने सही किया है, फिक्स किया है, विद किसके साथ, विद द ड्यूटी स्ट्रक्चर के साथ फिक्स किया है, मतलब जो प्रॉब्लम्स वगैरह उनको क्या किया है, ड्यूटी का मतलब टैक्स वगैरह की जो स्ट्रक्चर बनाई गई है, किस तरीके से अपने को टैक्स लेना है उसके साथ फिक्स किया है, थ्रू किसके थ्रू, रेसेंट ईयर्स, हाल ही के ईयर्स ऑफ लार्जली बेनाइन ऑयल प्राइसेस। बेनाइन का मतलब हार्मलेस, काइंड को भी बोलते हैं दयालु, बेनाइन हार्मलेस मतलब हानिकारक ना होना, हितकर अपने बोलें तो ऑयल प्राइसेस के साथ में लार्जली बहुत ज़्यादा मात्रा में, जो बेनाइन है बहुत ज़्यादा मात्रा में। अब देखो यहाँ पे लार्ज नहीं हुआ, लार्ज बेनाइन नहीं हुआ, लार्ज प्राइसेस हो सकता था क्योंकि लार्जली यूज हुआ एडवर्ब, क्यों, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में बेनाइन है, लार्जली यूज हुआ बेनाइन के लिए। तो ऑयल प्राइसेस कैसे हैं आपके, बेनाइन हैं, ऑयल प्राइसेस खुद कैसे हैं, बेनाइन हैं, मतलब कैसे हैं इसका मतलब एडजेक्टिव, और वो बेनाइन कैसा है, मतलब वो कैसा है, तो एडवर्ब, एडवर्ब भाई ये बेनाइन के लिए, बेनाइन क्या एडजेक्टिव है तो उसके लिए यूज होगा, तो क्या होगा, सेकंड टाइम क्वालिटी नहीं, सॉरी क्वालिटी की क्वालिटी होती है वो क्या होती है आपकी, एडवर्ब होती है। समझ में आई चीज़ आप लोगों के, तो इस तरीके से ये क्या करेगा आपका वर्क करेगा। तो यहाँ पे बात करें, स्टिल द फैक्ट दैट द गवर्नमेंट हैज़ कंसिस्टेंटली टिंकर्ड, गवर्नमेंट इस फैक्ट, अभी भी फैक्ट है, फैक्ट क्या है कि गवर्नमेंट ने लगातार क्या किया है, टिंकर फिक्स किया है प्रॉब्लम्स को विद ड्यूटी स्ट्रक्चर के द्वारा, मतलब टैक्सेस की जो स्ट्रक्चर है उसको चेंज करते हुए, थ्रू किसके थ्रू, रेसेंट ईयर, हाल ही के ईयर्स के थ्रू, ऑफ लार्जली बेनाइन ऑयल प्राइसेस, मतलब बेनाइन का मतलब हितकर जो ऑयल प्राइसेस मतलब कम करते हुए ऑयल प्राइसेस को, अंडरमाइंस, ये अंडरमाइन करता है, ये वाली चीज़ क्या करती है, अंडरमाइन करती है, कमज़ोर करती है, द बेनिफिट्स, खराब करती है किसको, द बेनिफिट्स को, फ्रॉम किससे, प्राइसिंग डीरेगुलेशन, प्राइसिंग का मतलब मूल्य निर्धारण करना, मूल्य निर्धारण करने वाला, डीरेगुलेशन का मतलब क्या है, अपने बात करें तो अनकंट्रोलिंग, अगर कंट्रोल छोड़ना, नियंत्रण मुक्त करना उसको, दैट ought टू हैव, जिसे क्या करना चाहिए था, दैट ought टू हैव एक्ट्यूड, एक्ट्यूड का मतलब क्या होता है, एक्ट्यूड का मतलब एक्यूमुलेट करना, इकट्ठा करना, दैट ought टू हैव का मतलब, ought टू का मतलब क्या होता है, करना चाहिए, कंपल्सन होता है आपका, एक एडवाइस की फॉर्म में कंपल्सन होता है, ought टू हैव। अब हैव यूज हुआ, इसका मतलब क्या है, ought टू जो आपका क्या है मॉडल है उसके साथ परफेक्शन यूज हुआ है, तो करना चाहिए था, जैसे शुड हैव होता है ना आपका, वर्किंग बताइए ना मैंने, दे शुड हैव डू दिस, शुड हैव डन दिस, उन्हें ऐसा करना चाहिए था, शुड डू दिस का मतलब ऐसा करना चाहिए, शुड हैव डन ऐसा करना चाहिए था, मतलब परफेक्शन, बैक रिफ्लेक्शन देता है, करना चाहिए था, यानी हैव लगते ही आपको पता है ना परफेक्ट आ जाता है, और परफेक्ट एक टाइप से क्या होता है, पास्ट ही होता है ना, विद कनेक्शन होता है, ठीक है, और कई चीज़ों के लिए तो विदाउट कनेक्शन भी होता है, जिसके लिए पास्ट फॉर्म ना मिले, जैसे टू हैव के लिए होता है, टुड नहीं होता है ना, शुड के लिए शुडेड नहीं होता, शुड होता है, तो शुड हैव का जो हैव होता है वो दोनों वर्किंग करता है, पी और कलर दोनों की वर्किंग करता है, जैसे मैंने आपको टेंस में बताया था, पी एंड कलर की, मतलब पास्ट को भी बताता है और पास्ट की एक्टिविटी को कनेक्ट फॉर्म में भी बताता है, तो ought टू हैव ये कनेक्शन की फॉर्म में भी हो सकता है और पास्ट में भी हो सकता है, उन्हें ऐसा करना चाहिए था, मतलब अब भी कर सकता है, तो आप क्या क्या कनेक्शन के साथ है, उन्हें ऐसा करना चाहिए था पहले और अब भी कर सकता है, तो क्या कनेक्शन के साथ है, और पहले ही करना चाहिए था, अब कोई मतलब नहीं निकलेगा, अब करो चाहे ना करो, कोई मतलब बात निकल चुकी है तो आपका पास्ट के लिए यूज हो जाएगा, तो दोनों वर्किंग हो सकती है यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या बोला इसने, एक्रू टू किसकी तरफ, बेनिफिट्स को क्या करना था, सॉरी यहाँ पे अब देखें अपने दैट किसके लिए यूज हुआ है, दैट प्राइसिंग डीरेगुलेशन को एक्रूड इकट्ठा करना था किसकी तरफ, ऑयल कंपनीज और कंज्यूमर की तरफ, या बेनिफिट्स को देना था उनकी तरफ, बेनिफिट्स देना था ना, तो दैट यूज है आपका किसके लिए, बेनिफिट्स के लिए। तो मतलब क्या निकला, पूरी बात का मतलब निकालें तो यहाँ पे मतलब निकले, ought टू हैव आपके समझ में आया ना आप लोगों के, ought टू हैव, ought टू आपका कंप्लीट है क्या है, एडवाइस की फॉर्म में, मतलब इसकी मस्ट रख कर देख लो आप, मस्ट है हो जाएगा, करना चाहिए था, ठीक है, हैव हो गया मतलब परफेक्शन, बैक चला गया रिजल्ट निकाल दिया, हैव आते परफेक्शन, परफेक्शन क्या करता है, रिजल्ट निकाल देता है, करना चाहिए तो मतलब उन्हें आगे करना चाहिए, मतलब आप कर सकते हैं वो, करना चाहिए उसके साथ परफेक्शन लगा दिया, मतलब रिजल्ट आ गया करना चाहिए का, इसका मतलब क्या है, ऐसा करना चाहिए था। समझ में आया आप लोगों के, ये वर्किंग होती है, बहुत शानदार वाली वर्किंग है, तभी अपने आज तक समझ नहीं आता मे हैव क्यों आता है, शुड हैव क्यों आता है, शुड से भी तो काम चल जाता है, शुड भी तो चाहिए बोलता है, शुड हैव का मीनिंग क्या है, मस्ट हैव का मीनिंग क्या होता है, मस्ट चाहिए होता है, मस्ट हैव भी चाहिए होता है, दोनों में फिर डिफरेंस क्या है, मस्ट हैव कैसे यूज हो जाता है, विल हैव तो चलो अपने बोले ऐसा कर चुका होगा, हैज़ हैव बोलें तो ऐसा कर चुका है, हैड की बात करें तो पास्ट को बता दे, डिड हैव जो पास्ट को बता दे कर चुका था, लेकिन शुड हैव तो समझ में नहीं आया सर, तो समझ में आया ना क्या होगा, वो भी उसमें परफेक्शन बताता है उस मॉडल के अंदर कि करना चाहिए था, इससे पहले मतलब इस पॉइंट से पहले करना चाहिए था, परफेक्शन ये होता है ना, जैसे अपने बात करें
वो करता है ऐसा, जैसे मान लीजिए ही वेंट देयर, वो वहाँ गया उस पॉइंट पे, ही हैड गॉन, वो उस पॉइंट से पहले ही जा चुका था, मतलब वेंट वाला जो पॉइंट है उससे पहले ऐसा कर चुका था पास्ट के पास्ट में। उसी तरीके से ये है शुड, उसे ऐसा करना चाहिए मतलब इस पॉइंट पे करना चाहिए। शुड हैव का मतलब इस पॉइंट से पहले ही रिजल्ट आ गया, इसका मतलब परफेक्शन बैक ही तो जाता है ना। परफेक्शन का क्या करता है, जिस पॉइंट पे बात करें उससे बैक की बात करता है ना, कनेक्ट करते हुए। और विदाउट कनेक्शन में भी कई जगह यूज़ होता है जहाँ पे उसका पास्ट पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि प्रेजेंट का तो होता है इन कई मॉडल्स का, और मॉडल्स का क्या होता है पास्ट पॉसिबल नहीं होता। मे का तो माइट हो जाता है, कैन का कुड हो जाता है, लेकिन शुड का शुडेड नहीं होता, तो वो अपना यूज़ कर लेता है। ओट टू का भी क्या ओटेड नहीं होता, ठीक है, तो वो भी अपना पास्ट उस हैव को यूज़ कर लेता है परफेक्शन को, जो मैंने आपको बताया था ना पर पास्ट में कैसे यूज़ होता है, वही सेम की सेम ट्रिक यहाँ पे है। समझ में आई बात, उस पॉइंट से पहले की बात करता है इसलिए हैव लगता है। अब समझ में आ गया, कभी कंफ्यूज नहीं होगा ना शुड हैव मस्ट हैव वगैरह में, कभी कंफ्यूज नहीं, और मे हैव वगैरह में कभी कंफ्यूजन नहीं होना, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास स्टिल द फैक्ट, तो ये फैक्ट है, वो सब्जेक्ट किसका था, अंडरमाइंस का था, ये मिल गया आप लोगों को, ढूंढ लेना। तो क्या होगा, अभी भी जो फैक्ट जो कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, लगातार फिक्स कर रही है ड्यूटी स्ट्रक्चर के साथ, जो कि बेनाइन ऑयल प्राइसेस के थ्रू, जो उनके रेसेंट ईयर्स थे उनके थ्रू बेनाइन मतलब प्राइसेस को क्या करते हुए, लूज़ करते हुए, ठीक है। उसके साथ उस फैक्ट, वो जो फैक्ट है इस बात का कि वो लगातार ऐसा कर रही है, फिक्स कर रही है, वो फैक्ट कमज़ोर बना देता है, किसको, बेनिफिट्स को कमज़ोर बना देता है, क्योंकि स्ट्रक्चर चेंज करते हैं तो कभी कम कभी ज़्यादा करते हैं, तो उस बेनिफिट्स को क्या कर देता है, फ्रॉम प्राइसिंग डीरेगुलेशन। प्राइसिंग डीरेगुलेशन का मतलब प्राइसिंग सही तरीके से नहीं हो रही, मूल्य निर्धारण डीरेगुलेशन अनकंट्रोल्ड फॉर्म में हो रहा है, उससे जो बेनिफिट्स हैं उसको क्या करता है, वो अंडरमाइन कमज़ोर बना देता है। बेनिफिट्स जो कि क्या है, चाहिए, क्या करना चाहिए था, उनको एक्यूमुलेट करना चाहिए था, मतलब देना चाहिए था, जमा करना चाहिए था, किसकी तरफ, कंपनीज और कंज्यूमर्स की तरफ, मतलब बेनिफिट गवर्नमेंट को किसको देना चाहिए था, कंपनी और कंज्यूमर्स को देना चाहिए था, उनकी तरफ एक्यूमुलेट करना, उनकी तरफ जमा करना चाहिए, संचित करना चाहिए था, मतलब उनको देना चाहिए था, ये मीनिंग मिला इसका। नेक्स्ट वन में चलते हैं, नेक्स्ट वन में बोला उसने बैक इन 2018। अब वापस अपने चलते हैं बैक, वापस से किसमें, 2018 में, अहेड ऑफ का मतलब पहले की असेंबली इलेक्शंस, की का मतलब जो इंपॉर्टेंट असेंबली इलेक्शंस थे, जो असेंबली इलेक्शन हुए थे 2018 में, ठीक है, उनकी बात कर रहे हैं। उनसे पहले 2018 में वापस से चलते हैं, असेंबली इलेक्शंस थे 2019 वाले जो असेंबली वगैरह इलेक्शंस हुए थे, उससे पहले 2018 में जो क्या हुआ था, द सेंटर हैड कट, क्या किया, सेंटर कट कर चुका था। V3 है यहाँ पे कट, V1 की फॉर्म में V3 है, हैव के इम्पैक्ट के कारण डिड हैव है यहाँ पे, हैव यहाँ पे एलिमेंट ऑफ परफेक्शन है। द सेंटर हैड कट कर चुका था द एक्साइज ड्यूटी, किसको, एक्साइज ड्यूटी को क्या कर चुका था, कट कर चुका था। एक्साइज ड्यूटी का मतलब जो आबकारी जो कर है वगैरह, उसको एट ए टाइम, एक टाइम पर, कौन से टाइम पर, वैन, जब, क्वेश्चन पूछते जाओ अपने आप मीनिंग मिलता है, वैन जब ग्लोबल क्रूड प्राइसेस, ग्लोबल क्रूड प्राइसेस थे, कच्चे तेल के जो प्राइसेस थे, वर ऑन द असेंट इन, असेंट वो क्या थे, किस पर थे, असेंट पे थे, मतलब हाई लेवल पे थे। उस पॉइंट पे सेंटर क्या कर चुका था, असेंबली इलेक्शन से पहले क्या कर चुका था, एक्साइज ड्यूटी को क्या कर चुका था, कम कर चुका था, इन ऑर्डर टू मिनिमाइज, क्या करने के लिए, पर्पज क्या था इस चीज़ का, मिनिमाइज करने के लिए, एनी इलेक्टोरल फॉल आउट, कोई भी इलेक्टोरल मतलब चुनावी फॉर्म में फॉल आउट ना हो जाए, गड़बड़ ना हो जाए, फ्रॉम अनचेक्ड, अनचेक का मतलब जो सही तरीके से ना यूज़ किया गया हो, बहुत ज़्यादा एकदम से यूज़ किया गया हो, फ्यूल कॉस्ट, जो अनकंट्रोल्ड अनचेक का अनकंट्रोल्ड बोल सकते हो, अनियंत्रित फ्यूल कॉस्ट के से जो फॉल आउट हो सकता था, किसका, गड़बड़ हो सकती इलेक्टोरल इलेक्शन में, उसको मिनिमाइज करने के लिए। तो अब मुझे एक बात बताओ, इन ऑर्डर टू मिनिमाइज, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन किसकी है, एसेंट की है क्या, ग्लोबल क्रूड प्राइसेस हाई पॉइंट पे थे, क्या करने के लिए, फॉल आउट को कम करने के लिए, इलेक्शन को कम कर, इलेक्शन में प्रॉब्लम को कम करने के लिए, ग्लोबल क्रूड प्राइसेस, तो इलेक्शन में करने के लिए तो दुनिया के प्राइसेस क्यों भाई हाई लेवल पे होंगे, गड़बड़ होगी ना। तो ये जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो किसकी है, सेंटर की है, सेंटर हेड कट जो एक्शन हुआ है ना उसकी है। मतलब क्या हुआ, यहाँ से रिफ्लेक्शन लेगा कहाँ पे, ड्यूटी से रिफ्लेक्शन ले लेगा आपका। अगर इन ऑर्डर टू को आपने रिफ्लेक्ट करें कि कहाँ से ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ले रहा है, तो ड्यूटी के बाद से ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ले रहा है। समझ में आएगी आप लोगों के कि सेंटर क्या कर चुका था, एक्साइज ड्यूटी को कम कर चुका था, क्या करने के लिए, इलेक्टोरल फॉल आउट को कम करने के लिए, जो किससे हो सकता था, अनियंत्रित फ्यूल कॉस्ट के कारण हो सकता था। समझ में आई आप लोगों के बात, मतलब क्या हुआ, अब क्रूड ऑयल के प्राइसेस ग्लोबल वे में कम है, फिर भी गवर्नमेंट क्या कर रही है, टैक्स लगा रही है,
क्या करने के लिए, खुद की जेब भरने के लिए, ठीक है। और उस पॉइंट पे क्रूड ऑयल के प्राइसेस बहुत हाई थे, फिर भी गवर्नमेंट ने कम किए, घाटा भी नहीं देखा। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे क्या थे, चुनाव पास में थी। यही चीज़ होती है, रियलिटी यही है कि जब चुनाव यही तो अपने बेवकूफ़, अपने लोग क्या है बेवकूफ़, हर बार क्या होता है कि इलेक्शन होने होते हैं, उससे 1 साल पहले काम करवाना शुरू करवा देते हैं। 4 साल तक वो खाते हैं, 1 साल तक थोड़ा बहुत काम करवा देते हैं। लोग क्या करते हैं, पुरानी बातें भूल जाते हैं और नया जो है कि भाई ये गवर्नमेंट तो बहुत ही अच्छी है, तो उसके लिए क्या कर देते हैं, अपने वाले में तो कोई सी भी गवर्नमेंट अच्छी नहीं है, दोनों के दोनों ही एक जैसी है। बीजेपी कांग्रेस की अगर हम बात करें, क्योंकि जो गंगाधर है वही शक्तिमान है, दोनों के दोनों सेम ही है, ठीक है। शक्तिमान थोड़ा सा ठीक है, ठीक है, समझ में आ रही चीज़। तो वो वाली बात है कि दोनों की दोनों गवर्नमेंट, अपने तो कोई सी भी गवर्नमेंट काम की नहीं है, अपने यहाँ कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब बात बता रहा है ये एक टाइप से कि कैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है कि सेंटर क्या कर चुका था, हाई, अब बोल रहा है कि अब लो लेवल पे होते हुए भी, क्रूड ऑयल के प्राइसेस कम होते हुए भी वो क्या कर रहे हैं, हाइक कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं प्राइसेस को, पूरा हाइक पे ही जा रहा है ना आपका पेट्रोल हाइक पे। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे था 2018 में बात करें तो भी, असेंबली इलेक्शन थे ना आगे, इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, कम कर दिया। कुछ भी नहीं देखा कि घाटा लगेगा, कुछ लगेगा, गवर्नमेंट को लॉस होगा, ऐसा कुछ भी नहीं देखा। सिर्फ और सिर्फ क्या देखा, चुनावों को देखा कि हमें तो सिर्फ जीतना है, फिर 4 साल तक खाएंगे, 1 साल फिर काम करवाएंगे। तो वो वाला यहाँ पे पॉलिसी चलती है, इसीलिए तो अपने देश में ये दिक्कत है, तभी तो अपने कामयाब नहीं हो पाते, तभी तो इतनी बेरोजगारी बढ़ी हुई है। उसके बाद में अपने बात करें द गवर्नमेंट्स गोल, गवर्नमेंट का जो गोल है, लक्ष्य है, ऑफ मैक्सिमाइजिंग, क्या करने का, मैक्सिमाइज करने का रेवेन्यू। अब ऑफ मैक्सिमाइजिंग है तो क्या हो जाएगा आपका, रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करना है या मैक्सिमाइज होते हुए रेवेन्यू है। अब मुझे ये बता दो, अब यहाँ पे अपने मैक्सिमाइजिंग को चेक करते हैं, यहाँ पे जेरेंड है, क्लोज है, एडजेक्टिव है या एक्शन है। एक्शन होगा नहीं ऑफ के बाद में, ठीक है, क्योंकि उसे मॉडल चाहिए। क्लोज होगा नहीं कि गोल मैक्सिमाइज करते हुए नहीं है, मैक्सिमाइज करने का ही गोल है। तो मैक्सिमाइजिंग की जो एक्टिविटी है उसका गोल है, ना कि गवर्नमेंट मैक्सिमाइज करते हुए गोल बनाया है। एक्स्ट्रा एक्शन नहीं है गवर्नमेंट का। जो मैक्सिमाइजिंग होती है ना, टैक्स बढ़ाने की जो एक्टिविटी होती है, उसी का गोल है। तो ऑफ के बाद में चला, प्रीपोजिशन के बाद में आपका क्या होगा, एक्टिविटी तो वैसे आएगी नहीं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन तो क्लोज भी नहीं होगा। तो आपका क्या जेरेंड या क्या बनता है, आपका बचता है यहाँ पे, या तो जेरेंड बचता है या बचता है आपका एडजेक्टिव। अगर मैक्सिमाइजिंग टाइप के रेवेन्यू है तो एडजेक्टिव है, और अगर रेवेन्यूज को मैक्सिमाइज करना है, तीर छोड़ना है, तो क्या होगा आपका, जेरेंड हो जाएगा। चेक कर लेते हैं। तो गोल है किसका, जो मैक्सिमाइज हो रहे रेवेन्यू हैं, जो रेवेन्यू, जो कर वगैरह है, राजस्व वगैरह जो बढ़ता हुआ राजस्व है, उसका गोल है। बढ़ते हुए राजस्व का गोल है या गोल राजस्व बढ़ाने का है, बता दो मुझे जल्दी से। राजस्व को बढ़ाने का गोल है या बढ़ते हुए राजस्व का गोल है, बताओ जल्दी से। बढ़ते हुए राजस्व का गोल कैसे होगा, जो राजस्व अपने आप बढ़ रहा है तो उसका क्या गोल, वो तो बढ़ ही रहा है, बढ़ने दो। मतलब राजस्व को क्या करना है, बढ़ाना है, यही गोल है। तो राजस्व पे क्या करना है, बढ़ाने का तीर छोड़ना है। और जैसे ही तीर छोड़ा तो ये क्या बन जाएगा, एक्शन बन जाएगा। तो एक्शन की फॉर्म में नाउन बन जाएगा। मतलब रेवेन्यू के एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब देख लो, जेरेंड और एडजेक्टिव में डिफरेंस बता रहा हूँ आप लोगों को। जेरेंड और एडजेक्टिव में क्या डिफरेंस है, क्या कि तीर लग गया तो आपका एक्शन हो जाएगा, और एक्शन एज ए नाउन जेरेंड होता है। और अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है इस टाइप का होता तो आपका एडजेक्टिव होता। तो बढ़ता हुए राजस्व का गोल नहीं है, बढ़ते हुए टैक्स का गोल नहीं है। बढ़ते हुए टैक्स का क्या गोल होगा, टैक्स तो बढ़ रहा है, टैक्स बढ़ाने का गोल है। गोल ही क्या है कि टैक्स बढ़ाएं। तो मतलब क्या हुआ, एक्शन अप्लाई करना ना। जैसे एक्शन अप्लाई करोगे तो ये क्या होगा, आपका मैक्सिमाइजिंग रेवेन्यू से अलग होकर तीर छोड़ेगा, और तीर छोड़ते क्या हो जाएगा, एक्शन बन जाएगा। और एक्शन की फॉर्म में ऑफ के बाद में आया, प्रीपोजिशन के बाद में आया, तो स्टेबिलिटी फॉर्म में नाउन बन जाएगा। इसका मतलब जेरेंड है। मैक्सिमाइजिंग रेवेन्यू फ्रॉम फ्यूल प्रोडक्ट्स, किससे, फ्यूल प्रोडक्ट से रेवेन्यू को बढ़ाने का गोल है। टू फंड, क्या करने के लिए, फंड करने के लिए वेलफेयर मेजर्स, किसको, वेलफेयर मेजर्स को फंड करने के लिए। मतलब वेलफेयर मेजर्स को, जो वेलफेयर के जो स्टेप्स हैं, पॉलिसीज़ वगैरह, जो एक्शन लिए जाएंगे, एक्टिविटी होगी, एक्ट्स वगैरह हैं, उसको फंड करने के लिए। तो मतलब क्या निकला, गवर्नमेंट का जो गोल है रेवेन्यू बढ़ाने का फ्यूल प्रोडक्ट से, वो क्या करने का गोल है, मतलब बढ़ाने का जो गोल है वो क्या करने के लिए, पर्पज़ क्या है उस गोल का। मतलब बढ़ाने का तो गोल है, बढ़ाना तो वो चाहती है, लेकिन रियल में पर्पज़ क्या, करना क्या चाहता है, अल्टीमेट गोल क्या है उसका, टू फंड वेलफेयर मेजर्स, क्या करने के लिए, मतलब उनका पर्पज़ क्या है, वेलफेयर, जो लोक कल्याणकारी जो स्टेप्स हैं उनको फंड करने के लिए, उसको पे करने के लिए जो गोल है मैक्सिमाइजिंग का, उसकी बात कर रहा है। कैन ओनली बियर फ्रूट,
कैन ओनली बेयर फ्रूट, बेयर फ्रूट का मतलब क्या है, सफल हो सकता है, फ्रूट ला सकता है, फल ला सकता है, मतलब उसका फल मिल सकता है। कैन ओनली बेयर, कैन का सब्जेक्ट क्या होगा, गोल मिल जाएगा ना, यहाँ से आपको ढूंढ लेना, आपको मिल जाएगा, ढूंढते जाओ, खाते जाओगे सारे के सारे। वेलफेयर मेजर्स को फंड का तीर लग गया, फ्यूल प्रोडक्ट्स को फ्रॉम खा गया, रेवेन्यू मैक्सिमाइज का एरो लग गया, मैक्सिमाइजिंग को ऑफ खा गया। तो गोल आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट। गोल कैन ओनली बेयर फ्रूट का मतलब क्या है, केवल तभी वो फल ला सकता है, फल मिल सकता है कैसे, मतलब सफल हो सकता है। इफ़ यदि डिमांड फॉर पेट्रोल एंड डीजल, यदि जो पेट्रोल और डीजल के लिए जो डिमांड है रिमेंस रहती है अनअफेक्टेड, कैसी, अनअफेक्टेड V3 मतलब बिना अफेक्ट के, अप्रभावित, बाय द किसके द्वारा, कॉन्टिन्यूइंग हाई कॉस्ट, लगातार जो हो रही हाई कॉस्ट के द्वारा। तो कॉन्टिन्यूइंग हाई कॉस्ट का मतलब कॉन्टिन्यूइंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब ये आपका जेरेंड नहीं होगा, द कॉस्ट है तो बीच में यूज हुआ है, द कॉस्ट के लिए यूज हुआ है ना, कॉस्ट कैसी, द कॉस्ट फिक्स किया है तो बीच में यूज होते हैं उसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, मतलब ये आपका क्या है, आपका एडजेक्टिव है। यहाँ पे एडजेक्टिव है, ऊपर वाला जेरेंड था मैक्सिमाइजिंग और कॉन्टिन्यूइंग आपका क्या है, मतलब बढ़ रही, कॉन्टिन्यू लगातार चलने वाली, कॉन्टिन्यू फॉर्म में जो आपकी क्या कॉस्ट है, कॉस्ट कैसी है, कॉन्टिन्यू फॉर्म में, ना कि कॉस्ट को कॉन्टिन्यू करना है, कॉस्ट को कॉन्टिन्यू करना नहीं है, तीर नहीं छोड़ना, कॉस्ट को कॉन्टिन्यू करना नहीं है। वो पढ़ा ऐसा करो, ऐसे पढ़ा करो आप कैसे कि उस पर एक्शन अप्लाई करके देख लो, पता लग जाएगा कि जेरेंड है या नहीं। कॉस्ट को कॉन्टिन्यू करने के द्वारा, या कॉन्टिन्यू कॉस्ट है, जो कॉस्ट चलती हुई है, जो चल रही है, कॉस्ट लगी हुई है, तो इसका मतलब क्या है, चलती हुई कॉस्ट होगी ना, तो इसका मतलब क्या है, ये आपका एडजेक्टिव है। तो मतलब क्या निकला कि गवर्नमेंट का जो गोल है रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करने का, फ्यूल प्रोडक्ट से क्या करने के लिए, मेजर्स को फंड करने के लिए, वो केवल तभी सफल हो सकता है यदि जो डिमांड, रिमेंस का सब्जेक्ट क्या है, डिमांड है, यदि जो डिमांड है, किसकी डिमांड, पेट्रोल और डीजल की, वो अनअफेक्टेड रहे कॉस्ट से, जो कॉस्ट बढ़ी हुई कॉस्ट है ना, उससे क्या रहे, अनअफेक्टेड रहे, मतलब उसका इफेक्ट ना हो उसके ऊपर, तभी जाकर ये पॉसिबल है। ये बात इसने बोली है। विद कर्ब्स, कर्ब्स का मतलब क्या होगा, रोक वगैरह, ऑन किस पर, इंटरस्टेट रोड ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट, इंटरस्टेट का मतलब एक दूसरे स्टेट में जाने वाले जो रोड ट्रांसपोर्ट, कर्ब्स है मतलब बहुत सारी टाइप की जो रोक लगी हुई है। स्टिल इन प्लेस, वो अभी भी क्या है, प्लेस में है, मतलब अभी भी है जो लगी, उसके साथ कॉन्ट्रैक्टिंग ऑटोमोबाइल सेल्स, कॉन्ट्रैक्टिंग का मतलब कॉन्ट्रैक्ट टाइप की ऑटोमोबाइल जो सेल है, एग्रीमेंट की फॉर्म में करार समझौते की फॉर्म में जो ऑटोमोबाइल की जो सेल्स है, अनलाइकली टू रिकवर, जो क्या करने के लिए, अनलाइकली टू रिकवर, रिकवर करने के लिए नहीं है, मतलब अनलाइकली मतलब चांसेस नहीं है रिकवर होने के, मतलब वापस से सही होने के, एनी टाइम, किसी भी टाइम पे, सून, जल्दी, मतलब कॉन्ट्रैक्टिंग ऑटोमोबाइल सेल्स की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है जो क्या है, अनलाइकली टू रिकवर है, कि कॉन्ट्रैक्टिंग ऑटोमोबाइल को यहाँ पे कुछ भी उसने सेंटेंस वगैरह नहीं दिया है, इसका मतलब क्या, टू की फॉर्म में यूज़ किया, तो वो तो क्या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन का मॉडल होता है। इसका मतलब क्या निकला, जो आपका क्या है, कॉन्ट्रैक्टिंग ऑटोमोबाइल यहाँ पे फ्री है। देख लें क्या बात बोल रहे हैं। जॉब लॉसेज और जॉब लॉसेज एंड पे कट्स, पेमेंट्स में जो कट्स हैं, श्योर टू श्रिंक हाउस होल्ड बजट, जो कि क्या श्योर है, निश्चित है, क्या करने के लिए, श्रिंक का मतलब सिकोड़ने के लिए, कम करने के लिए हाउस होल्ड बजट्स को। तो ये श्योर क्या है, आपका एडजेक्टिव है, किसके लिए यूज हुआ है, पे कट्स के लिए यूज हुआ है। पे कट्स, पेमेंट में कट, जो कि क्या है, श्योर है, एडजेक्टिव श्योर है क्या करने के लिए, एक्शन नहीं है श्योर, यहाँ पे कट्स श्योर करते हैं, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, पे कट्स जो क्या है, श्योर है क्या करने के लिए, श्रिंक करने के लिए हाउस होल्ड बजट को। इट इज़ हार्ड, ये हार्ड है। अगर यहाँ सेंटेंस लेते हैं आप, कैसे कैसे सेंटेंस जाता कि कर्ब्स जो है किस पे, ट्रांसपोर्ट के ऊपर, और कॉन्ट्रैक्टिंग ऑटोमोबाइल्स जो रिकवर होने के लिए, उनका क्या करूं, वो कहीं से सेटिस्फाई नहीं हो रहा। पैकेट्स तो सेटिस्फाई हो गया, श्योर करते हैं क्या, हाउस होल्ड बजट को श्रिंक करने को, कम करने को, खराब करने को क्या करती हैं, श्योर करती हैं। ये हार्ड है देखने के लिए। इट इज़ हार्ड टू सी ट्रांसपोर्ट फ्यूल डिमांड, ट्रांसपोर्ट फ्यूल डिमांड को देखना हार्ड है। कोई मीनिंग नहीं आ रहा ना, इसका मतलब क्या निकला, गड़बड़ है। यहाँ पे दोबारा से पढ़ो कि क्या है, विद ले गया किसको, कर्ब्स को, मतलब इंटरस्टेट रोड ट्रांसपोर्ट है, उसके ऊपर जो कर्ब्स रोक है, उसके साथ कॉन्ट्रैक्टिंग ऑटोमोबाइल सेल्स जो रिकवर नहीं होनी है, और जॉब लॉसेज और पे कट्स जो श्योर करते हैं किसको, हाउस होल्ड बजट को। तो ये तो चलो चला जाएगा, जो श्योर करते हैं ये हार्ड है देखना। कोई मीनिंग नहीं आ रहा ना, अजीब सा चला गया ना, क्योंकि ये ऑटोमोबाइल सेल्स वाला कहीं से सेटिस्फाई नहीं हो रहा उसको, ना तो सेंटेंस मिला, कुछ नहीं मिला। इसका मतलब क्या निकला, सब पे रिफ्लेक्शन किसका है, विद का है। तो श्योर यहाँ पे एक्शन नहीं है, श्योर यहाँ पे एडजेक्टिव है। कैसे जाएगा, देखो दोबारा से देखो कि जो क्या है, कर्ब्स है मतलब रोक है ट्रांसपोर्ट पे, कॉन्ट्रैक्टिंग ऑटोमोबाइल्स जो क्या है रिकवर जल्दी से नहीं हो सकते, उन कॉन्ट्रैक्टिंग ऑटोमोबाइल सेल्स पे जो सेल्स है उसके साथ,
मतलब क्या हुआ, दोबारा से देखो, जो स्टेट इंटरस्टेट रोड ट्रांसपोर्ट है उसके ऊपर कर्ब्स, कॉन्ट्रैक्टिंग ऑटोमोबाइल सेल्स, जॉब लॉसेज और पे कट्स, जो क्या है हाउस होल्ड बजट को कम करेंगे, मतलब जो हाउस होल्ड बजट को कम करेंगे वो पेमेंट में कट्स, पे कट्स, जॉब लॉसेज और कॉन्ट्रैक्टिंग ऑटोमोबाइल सेल्स और जो कर्ब्स, इन सारी चीज़ों, इन चारों चीज़ों के साथ इट इज़ हार्ड, ये मुश्किल है क्या कर पाना, देखना ट्रांसपोर्ट फ्यूल डिमांड को रीबाउंडिंग क्या होते हुए, रीबाउंड करते हुए, क्या देखना, देखना किसको, सी लग गया ना इस डिमांड पे, सी का तीर लग गया, सी देख पाना रिबाउंड करते हुए टू प्री लॉकडाउन लेवल्स, प्री लॉकडाउन लेवल का मतलब लॉकडाउन से पहले जो लेवल थे उस पॉइंट पे रिबाउंड का मतलब वापस से चले जाना फॉर एटलीस्ट 1 और 2 क्वार्टर्स, एक या कम से कम 1 या 2 क्वार्टर के लिए, क्वार्टर का मतलब क्या 3 मंथ्स, मतलब 3 या 6 महीने तक वो वापस से उसी लेवल पे नहीं जा सकते। मतलब समझ में आया, मतलब ये बना कि इंटरस्टेट ट्रांसपोर्ट पे जो कर्ब्स है, रोक है, कॉन्ट्रैक्टिंग ऑटोमोबाइल जो कि जल्दी से रिकवर नहीं हो सकते, उन ऑटोमोबाइल सेल्स की जो कॉन्ट्रैक्टिंग है, ठीक है, और जो जॉब लॉसेज है और जो पे कट्स है, ठीक है, उन चारों चीज़ों के साथ विद दीज 4 थिंग्स, इन चारों चीज़ों के साथ ये देख पाना मुश्किल है, क्या देख पाना, ट्रांसपोर्ट फ्यूल डिमांड को दोबारा से रीबाउंड होते, रिबाउंडिंग क्या है, डिमांड की क्या है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन एक्शन की फॉर्म में, तो आपका क्या है, क्लोज है, मतलब वापस से उसी लेवल पे आ पाना मुश्किल है इन चारों चीज़ों को देखते हुए, मतलब इन चारों चीज़ों के साथ, एक तो क्या है कब लगा हुआ इसके साथ, और दूसरा कॉन्ट्रैक्टिंग सेल पे क्या है, कॉन्ट्रैक्टिंग आ चुकी है, वहाँ पे समझौता करार वगैरह करना पड़ रहा है, उसके बाद जॉब में भी लॉसेज है और पेमेंट में भी कट हुआ है, तो इन सब के साथ डिमांड वापस से रिबाउंड होने के चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं, ये पूरी बात यहाँ पे हुई है। अब नेक्स्ट वन में चलें तो नेक्स्ट वन में क्या बोल रहा है ये, ऐड टू दैट, उसकी तरफ ऐड करो, अब दैट यहाँ वह की तरह यूज हो रहा है, ऐड टू, ऐड करना है किसी की तरफ, तो टू क्या करे, खाएगा ना किसी को, ऐड टू दैट, की तरह हो नहीं सकता, की करते तो अलग कर दे, तो टू किसके लिए आता, टू किसको खाता, और वह हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो, सॉरी वह अगले वाले के लिए नहीं हो सकता, ऐड टू दैट पुरानी वाली बात के लिए हो सकता है, जो हो नहीं सकता क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे मॉडल नहीं है। अब आप बोलोगे सर वह भी तो नहीं हो सकता, फैक्ट और इसके बीच में द लगा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं, ऐड टू दैट का मतलब कि पीछे वाली बात के लिए वह यूज़ किया उसने, ये फैक्ट के लिए दैट फैक्ट नहीं बोला, उस फैक्ट पे ऐड नहीं करना, इसने बोला ऐड टू दैट, मतलब जो पीछे जितनी बातें हुई है ना उसके साथ ऐड करना है, ऐड टू दैट मतलब ऐड करो, इंपेरेटिव केस यूज है, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन फॉर्म में थीम केस यूज है, यहाँ पे देखना ये थीम केस है। अब आप बोलोगे ऐड तो एक्शन हो गया सर, सर्वाइव केस थीम केस है, मतलब मैंने बोला क्लोज द डोर, दरवाजा बंद करो, इसी तरीके से ऐड टू दैट उसकी तरफ ऐड करो, जो पहले बात है उसकी तरफ ऐड करो, द फैक्ट, फैक्ट को क्या, द फैक्ट दैट की, ये की तरह यूज हुआ है, फैक्ट क्या है उसकी डेफिनेशन दी है, दैट की, यहाँ पे वह की तरह, यहाँ पे की तरह, दैट द सेंटर्स एम्बिशियस डिसइन्वेस्टमेंट, एम्बिशियस का मतलब महत्वाकांक्षी, डिजायर की फॉर्म में, एक इच्छा की फॉर्म में, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, कहीं पे इन्वेस्ट किया गया पैसे को वापस निकाल देना, विदड्रॉ कर लेना, डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट ऑफ 2.1 लाख करोड़, 2.1 लाख करोड़ का रुपीज़ का, फॉर दिस फिजिकल, इस फिजिकल, इस राजस्व वगैरह जो आपका क्या पूंजी फाइनेंशियल ईयर की बात कर सकते हो आप, फाइनेंशियल रिलेटेड, हैड इंक्लूडेड, वो इंक्लूड कर चुका है, क्या इंक्लूड कर चुका है, स्टेक, एक स्टेक को, स्टैक सेल, स्टेक का मतलब शेयर की फॉर्म में, शेयर की फॉर्म में सेल को इंक्लूड कर चुका है, कौन इंक्लूड कर चुका है, हैड का सब्जेक्ट क्या है, टारगेट, तो मतलब क्या ऐड टू दैट, उसकी तरफ ऐड करो, क्या ऐड करो कि जो फैक्ट है कि सेंटर का जो एम्बिशियस डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट है 1.2 लाख करोड़ का इस फिजिकल के लिए, वो टारगेट इंक्लूड कर चुका है, एक स्टैक सेल, एक शेयर की सेल को इंक्लूड कर चुका है। सब्जेक्ट ढूंढना हो तो ऐसे ढूंढ लो, फिजिकल फॉर दिस फिजिकल को 4 खा गया, 2 लाख करोड़ को ऑफ खा गया, और जो सेंटेंस टारगेट है उसको किसी ने नहीं खाया, क्योंकि की से क्या किया उसने अलग सेंटेंस स्टार्ट कर दिया, तो ये फ्री है, तो पास वाले को पहले वो क्या करता है, कैच करता है। आप बोले सर फैक्ट भी तो फ्री है, फैक्ट फ्री है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे पहले किसको लेता है, वो पास वाले को लेता है। समझ में आई चीज़। अब ये यहाँ पे अगर आपको समझना है तो मैथ्स का कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हो आप। आपने ब्रैकेट वगैरह देखिए ना, जैसे मान लीजिए मैं 2 × 4 करके +3 कर दूँ और एक ब्रैकेट ये लगा दिया, उसके बाद में मैंने क्या कर दिया 2+ यहाँ पे कर दिया, ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया, ये ब्रैकेट लगा दिया। तो यहाँ पे अपनी बात करें तो पहले कौन सा सोल्व होगा, ये ब्रैकेट सोल्व होगा ना, इसको अंदर सोल्व करके फिर ये क्या करेगा, ये ब्रैकेट काम करेगा। तो पहले पास वाला काम करेगा ना, ये पास वाला मतलब अंदर ही अंदर, इन जो एंटिटीज है इनको सोल्व करने के लिए, कैलकुलेशन के लिए अंदर वाला काम करेगा। उसके बाद ये कंप्लीट सोल्व अंदर वाला वर्क करके फिर बाद में क्या करेगा, फिर ये कंप्लीट सोल्व होगा।
समझ में, इस तरीके से ये वर्क करेगा कि सेंटेंस जो आपका है वो सब्जेक्ट ढूंढने जाता है अपने पास में, तो सबसे पहले वो जाएगा पास वाले के पास। देखो आपके बात मैं बात बताऊं कि मान लीजिए आपको कहीं किसी मज़दूर को लेकर आना है कुछ घर पे काम करवाने के लिए, तो आप जा रहे हो, तो एक मज़दूर रास्ते में आपको मिला कि वो वहाँ पे मज़दूर मार्केट है और एक आगे मार्केट है, ठीक है। आप एफिशिएंसी सबकी बराबरी, आपको डायरेक्ट मजदूर लेकर आना, तो पहले वाले मार्केट में जाओ, वहाँ पे आपको अवेल हो गया, वहाँ पे वो चीज़ मिल गई। जैसे मान लीजिए आपने मार्केट से कुछ चीज़ लेने गए, आप कुछ खरीदने गए, ठीक है, मार्केट से कोई भी नॉर्मल चीज़ आप मान लीजिए खरीदने, पेन खरीदने गए, तो एक शॉप आई आपकी, क्या है, जानकारी की बात मत करना कि सर वो मेरा जानकार है दुकान वाला, ठीक है, जो स्टेशनरी वाला है वो मेरा जानकार है, जानकारी की बात नहीं है, नॉर्मल वे में बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि कई बार सेंस उल्टा चमका लेते हो आप लोग। तो अपने जाएं तो जो स्टेशनरी की पहले वाली शॉप है वहीं से पेन ले लोगे, या आगे थोड़ी दूर 1 किलोमीटर दूर है वहाँ जाकर लेकर आओगे। अब ये मत बोलना सर हम चाहते हैं कि थोड़ा वॉक भी हो जाए, तो वॉक के लिए हम दूर वाली से ले आएंगे इसी बहाने। नॉनसेंस चीज़ें माइंड में नहीं लानी, ये चीज़ें नहीं लानी, समझ में आ रही चीज़, माइंड ऐसे यूज़ मत करना। नॉर्मल में बात कर रहा हूँ, पास वाले से लेकर आओगे ना, तो मतलब क्या हुआ, जब उसे पास में फ्री सब्जेक्ट मिल गया तो वो तो वहीं से सेटिस्फाई हो जाए, खाना मिल गया उसको पास में, उसी को खा लेगा, दूर जाने की उसे क्या जरूरत है, पार्टी यहीं पे चल रही है, नेक्स्ट वाली पार्टी में जाने की क्या जरूरत है, भूख लगी है बहुत ज़्यादा उसको, तो वहीं पे खाना खाया जहाँ पे पहले मिल गया। तो वही वाली बात है, फैक्ट आगे रह जाएगा आपका, पास में इसके कौन सा है, डिस इन्वेस्टमेंट टारगेट, उसको खा लेगा, तो फैक्ट वाला तो बाद में अपने आप ढूंढेगा खुद का। स्टैक सेल इन बीपीसीएल, इसमें बीपीसीएल में एंड द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, और जो क्या है स्टैक सेल का मतलब शेयर की सेल कर रहा है, बीपीसीएल की शेयर की सेल कर रहा है, मतलब प्राइवेटाइजेशन की फॉर्म में जो चल रहा है ना उसकी बात कर रहा है। ये डिस इन्वेस्टमेंट किया है गवर्नमेंट ने, मतलब क्या है, सेल करते हुए। अब ये देखो बीपीसीएल के अंदर जो कंपनी है पीएसयू, उसके अंदर डिस इन्वेस्टमेंट किया, मतलब जो इन्वेस्टमेंट किया था गवर्नमेंट का जो पार्ट था उसको, हिस्से को निकाल रहा है, और उस अपने स्टैक है जो शेयर है उसको क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। ये बात इसने बोली। एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स प्राइसिंग अप्रोच, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जो प्राइसिंग अप्रोच है, मतलब प्राइसिंग मतलब मूल्य निर्धारण की जो अप्रोच है, गैट्स इवन मोर कॉम्प्लिकेटेड, वो क्या हो जाता है, और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। गैट्स डज गेट का सब्जेक्ट अपने ढूंढेंगे, एंड का रिफ्लेक्शन दे दो यहाँ पे, तो एंड का रिफ्लेक्शन अपने बात करें तो कहाँ से है, इंक्लूडेड के बाद में है ना, कि क्या हुआ, गवर्नमेंट का डिस इन्वेस्टमेंट वाला जो टारगेट है, फिर फिस्कल के लिए इस वाले फिस्कल के लिए हैड इंक्लूड, वो इंक्लूड कर चुका है, एक तो स्टैक सेल मतलब शेयर की सेल को, और दूसरा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स प्राइसिंग अप्रोच को इंक्लूड कर चुका है, मतलब प्राइसिंग मूल्य निर्धारण की अप्रोच को कर चुका है। तो गैट्स का सब्जेक्ट अगर अपने ढूंढें, क्योंकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स प्राइसिंग अप्रोच को तो क्या खा गया, इंक्लूडेड का तीर लग गया, और वैसे भी अपना फैक्ट क्या था अब तक, फ्री बचा हुआ था, फैक्ट अपना अभी तक क्या था, फ्री बचा हुआ, तो सब्जेक्ट गैट्स का क्या हो जाएगा, फैक्ट हो जाए, क्योंकि बीपीसीएल को इन खा गया, स्टैक सेल और जो आपका प्राइसिंग अप्रोच है उसको इंक्लूडेड का तीर लग गया, दिस फिस्कल को 4 खा गया, 2 लाख करोड़ को ऑफ खा गया, टारगेट सब्जेक्ट बना हुआ है हैड का, ठीक है। तो बचा क्या अपने पास, फैक्ट बचा, उसमें ऐड करते हुए जो फैक्ट है वो क्या हो चुका है, कॉम्प्लिकेट मतलब बहुत ज़्यादा जटिल हो चुका है, मतलब अनसोल्व फॉर्म में, मतलब उलझ चुका है। तो गैट्स का सब्जेक्ट डज गेट का क्या है, फैक्ट। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे फिर दूर वाले को क्यों किया भाई, तो अब एक चीज़ देखो कि सर इसके पास में भी तो ये आपका टारगेट था, तो इसके पास तो चलो टारगेट था, लेकिन इसके पास में हैड इंक्लूडेड के पास में टारगेट था, इसको क्या चाहिए था, सब्जेक्ट चाहिए था, और सब्जेक्ट को क्या चाहिए, सेंटेंस, तो इसके पास में हेड इंक्लूडेड था, तो ये दोनों तो हो गए ना। ब्रैकेट वाला केस देख लो ना, पहले ये दोनों ब्रैकेट है ये एक दूसरे को सेटिस्फाई करेंगे ना, उसके बाद में नेक्स्ट वाले के बारी आएगी ना। तो ये अंदर वाला ब्रैकेट है, वो बाहर वाला ब्रैकेट है, समझ में आई ना चीज़। अगर मैथ्स को यूज़ करो तो सेंस यूज़ किया करो, आप हर सब्जेक्ट को एक दूसरे के साथ रिलेट करोगे तो आपकी चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होगी, हर सब्जेक्ट बनेगा। इंग्लिश करने से ओनली इंग्लिश नहीं बनती, इंग्लिश करने से सारे सब्जेक्ट बनेंगे, मैथ्स करने से ओनली मैथ नहीं बनती, मैथ्स करने से सारे सब्जेक्ट बनेंगे। मेन चीज़ क्या है कि आप सोचते कैसे हो, आपके सोचने का तरीका कैसे है, आप किस तरीके से चीज़ों को प्रैक्टिकल वे में इम्प्लीमेंट करते हो, मेन चीज़ वो है। मतलब क्या है, सारे सब्जेक्ट एक ही है, जो ठीक है, जो मैथ्स है वो रीजनिंग है, रीजनिंग है वो इंग्लिश है, इंग्लिश है वो जीके है, सारे के सारे सब्जेक्ट एक है। डिपेंड किस पे करता है, आपके माइंड पे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपका माइंड है कि वो सोचता कैसे है। अगर वो सही तरीके से सोचता है और इस तरीके से सोचने लग गया, फिर आपको किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत नहीं होगी। कि अपने मैथ्स की क्लास लगा रहे हैं तो ये मतलब नहीं है कि मैथ्स ही सीख रहे हैं, सारे सब्जेक्ट सीख रहे हैं। इंग्लिश की क्लास में तो आप सारे ही सब्जेक्ट सीखते हो, कि ये नहीं है कि आप इंग्लिश की क्लास लगा रहे हो तो इसका मतलब आप इंग्लिश सीख रहे हो। इंग्लिश की क्लास लगा रहे हो तो आप मैथ्स वगैरह सब सीख रहे हो, कि इंग्लिश में जिस तरीके डेप्थ में आप कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हो, चीज़ें कैसे हो रही है, क्वेश्चन देखो, आपको पता लग जाए ना ये क्यों हुआ, उसकी जड़ों में चले जाओ तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बस यही रीज़न मेन पॉइंट है कि ये चीज़ क्यों हुई, तो आपको पता लग जाए कि
क्या होगा। तो आपको क्या करना है, सेंटेंस पढ़ना है और सेंटेंस पढ़ कर देखना ये चीज़ आई है तो ये चीज़ क्यों आई, ये ऐसे क्यों हुआ। अगर उस क्यों का आंसर मिल जाए तो आप सक्सेस भी हो जाओ। अगर आपको पता लग जाए मैं इस दुनिया में क्यों आया, अगर आपको पता लग जाए ना कि मैं इस दुनिया में क्यों आया, तो आपको अपना टारगेट भी मिल जाए, आप सक्सेस भी हो जाओ। समझ में, अपने को तो यही नहीं पता अपने क्यों आए, हमारा फील्ड कुछ था, हम कर कुछ ही रहे हैं। जैसे मान लीजिए सर बेरोजगारी है इसलिए करना पड़ेगा, सर मेरा फील्ड तो कुछ और था, इंजीनियरिंग था, या फिर इंजीनियरिंग करना चाहता था मैं, मान लीजिए इंजीनियर बनना चाहता था या कुछ और बनना चाहता था, मेरा फील्ड तो कुछ और था, मैं टीचिंग करना चाहता था, ठीक है, मैं बैंक में तो जाना ही नहीं चाहता था, फिर भी बैंक की तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है, ये वाली चीज़ अपने सोचते हैं ना, तो वो तो बेरोजगारी कारण है, वो तो आपको करना पड़ेगा। अगर आप ऐसे बोले मुझे तो मेरे फील्ड में जाना है तो एक बार जॉब तो लेनी पड़ेगी, क्योंकि देश में आपको पता है पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। आपका टैलेंट कितना ही बड़ा टैलेंट हो आप लोगों के अंदर, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं देता उस टैलेंट को, कोई भी पर्सन आपको वैल्यू नहीं देगा। यहाँ पे जो वैल्यू है वो क्या है, पैसे की वैल्यू है। समझ में आनी चीज़। अपने अब बात करें तो आज के टाइम में वैल्यू जो है वो पैसे की है, टैलेंट को कुछ नहीं पूछता। टैलेंट यहाँ पे रोड पे ऐसे ही फिरता है, टैलेंट आपका, टैलेंट रोड पे रेड़ियाँ लगाता है सब्जी की। समझ में आ रही चीज़। बड़े बड़े टैलेंट क्या करते हैं, मजदूरी करते हैं। समझ में आ रही है ना आप लोगों को। तो ये चीज़ मत सोचना कि मेरा टैलेंट इसमें मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा, नहीं पहुँच पाओगे जब तक खुद से स्टेबल नहीं हो पाओगे, जब तक जॉब नहीं ले पाओगे यहाँ पे, जब तक आपको जॉब नहीं मिलेगी, खुद के पैरों पे खड़े नहीं हो पाओगे, तब तक अपना टैलेंट, जॉब ले लो उसके बाद अपना टैलेंट यूज़ करो। समझ में आ रही चीज़। तो बेरोजगारी सबसे बड़ा रोग है जो कभी भी आपके टैलेंट को आगे नहीं आने देगा। समझ में आ रही है ना आप लोगों के बात। तो ये वाली इसने बात बोली है। तो उस अप्रोच को यूज़ करो कि किस तरीके से चीज़ों को करना है, तो आपके सारे के सारे सब्जेक्ट क्लियर हो जाएंगे। अगर आगे बात करें अगर अपने, तो मतलब क्या निकला, ये जो फैक्ट है ना कि वो क्या कर चुका है, इंक्लूड कर चुका है कि डिसइन्वेस्टमेंट को, मतलब गवर्नमेंट कंपनीज में से अपने स्टेक को निकाल कर प्राइवेटाइजेशन कर रहा है, गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन कर रही है, मतलब स्टेक वगैरह अपने शेयर वगैरह को बेच रही है। तो ये जो फैक्ट है वो क्या, उस बात पीछे वाली जो बात उसके साथ अगर इसको ऐड करें तो ये क्या हो चुका है, फैक्ट क्या हो चुका है, बहुत ज़्यादा इवन और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है, मतलब जटिल हो चुका है कि प्राइवेटाइजेशन करने के बाद तो सब कुछ खत्म हो जाए, गवर्नमेंट का कुछ रहेगा नहीं, तो उन कंपनीज पे कंट्रोल नहीं रहेगा। इस तरीके से इसने बात की। आगे बढ़ेंगे। विद पोटेंशियल इन्वेस्टर, पोटेंशियल का मतलब जो मजबूत फिक्स्ड फॉर्म में जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने वाले हैं, अनलाइकली टू बी इम्प्रेस्ड, वो अनलाइकली है मतलब चांसेस नहीं है उनके इम्प्रेस होने के, इम्प्रेस होने के क्या है वो अनलाइकली है, टू बी इम्प्रेस्ड बाय द लैक ऑफ ऑटोनमी। ऑटोनमी का मतलब स्वतंत्रता, पर्सनल फ्रीडम इन द सेक्टर में, मतलब वो क्या है, पोटेंशियल इन्वेस्टर जो क्या है वो इम्प्रेस होने के लिए अनलाइकली, मतलब उनके चांसेस नहीं है, बाय द लैक, कमी के कारण, ऑटोनमी इन द सेक्टर, किसके कारण द्वारा इम्प्रेस ना होने के चांसेस है उनके, क्या, लैक ऑफ ऑटोनमी, मतलब उनको फ्रीडम नहीं है, सेल्फ फ्रीडम नहीं है इस इन द सेक्टर के अंदर, तो उसके द्वारा वो क्या है, उसके द्वारा वो इम्प्रेस्ड होने के उनके क्या है, चांसेस कम हैं। इट इज़ मतलब इस बात के साथ, मतलब इन्वेस्टर के मतलब जो कमी है ऑटोनमी सेक्टर में, जो ऑटोनमी की जो कमी है उसके द्वारा इम्प्रेस होने के चांसेस जो इन्वेस्टर्स के कम हैं, उन उसके साथ, इस बात के साथ, इट इज़ इन, ये है इन द गवर्नमेंट्स इंटरेस्ट, ये गवर्नमेंट के इंटरेस्ट में, गवर्नमेंट के इंटरेस्ट में क्या है, नॉट टू रिस्क द हेल्थ ऑफ द गूस, क्या ना करना, नॉट टू रिस्क, ना करने का, तो ये गवर्नमेंट के इंटरेस्ट में है ना करना, रिस्क ना करना, मतलब रिस्क ना देना, द हेल्थ, किसको रिस्क ना करना, हेल्थ ऑफ गूज, गूज का मतलब बतख, बतख की हेल्थ को, दैट लेस द गोल्डन एग्स, जो क्या करती है, देती है सोने के अंडे, मतलब मुर्गी जो सोने के अंडे देती है उसकी हेल्थ को रिस्क में नहीं लाना चाहिए गवर्नमेंट को। तो मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट ने, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक मुर्गी पाल रखी है जो सोने के अंडे देती है, उसको वो सही से केयर नहीं कर रहा, ठीक है, मोदी जी क्या नहीं करे, उसकी केयर नहीं करे, उसे प्रॉपर वे में फीड नहीं करे, खाना वगैरह नहीं खिला रहे, उनकी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे, कि लॉकडाउन वगैरह हो गया तो इसलिए ना मोदी जी का उस जो उनकी पाली हुई जो मुर्गी है उस पर ध्यान नहीं जा रहा, ऐसा नहीं है। ये आपकी क्या एक टाइप से ईडीएम है, मतलब क्या निकला, पीएसयूज की बात करें, जो पीएसयूज जो गोल्डन एग्स देती है, मतलब पीएसयूज जो पीएसयूज जो आप पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो है पीएसयू वगैरह, वो क्या है, रीढ़ की हड्डी मान सकते हो गवर्नमेंट के, आप बैकबोन मान सकते हो, मतलब उस पर बहुत ज़्यादा अपनी क्या इकोनॉमी डिपेंड करती है, तो उसकी हेल्थ को इस तरीके से गवर्नमेंट को क्या नहीं करना चाहिए, ख़राब नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वो प्राइवेट हो गई तो उसके बाद में फिर गवर्नमेंट को इतना बेनिफिट नहीं होने वाला जितना अब होता है, क्योंकि गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट वहीं से मिलती है, पीएसयू वगैरह से, समझ में चाहिए, वहाँ से बहुत ज़्यादा उनको क्या मिलता है,
प्रोडक्शन वगैरह के फॉर्म में बहुत ज़्यादा रेवेन्यू वहाँ से आता है। उस तरीके से इसने बात किया, मतलब क्या हुआ, पोटेंशियल इन्वेस्टर क्या है, इम्प्रेस नहीं होने वाले इस लैक जो ऑटोनॉमी में लैक है उसके कारण, ठीक है, नहीं होने उनके चांसेस कम है। इस बात के साथ गवर्नमेंट का इंटरेस्ट क्या, इट इज़ इन द इंटरेस्ट, ये गवर्नमेंट के इंटरेस्ट में है, मतलब गवर्नमेंट के चाहने में है क्या ना करना, उस गुड्स की हेल्थ को ख़राब ना करना, जो क्या करता है, सोने के अंडे देता है। ये बात इन्होंने अब बोली है। समझ में आई चीज़? तो ये एडिटोरियल अपना क्या था, बहुत मस्त वाला एडिटोरियल था, ठीक है, समझ में आया ना पूरा एडिटोरियल किस तरीके से वर्क करता है। तो ऑयल प्राइसिंग वगैरह कुल मिलाकर अपने बात करें तो बात ये हुई है कि गवर्नमेंट को जो स्टेप्स लेने चाहिए वो किस तरीके से लेने चाहिए, सही तरीके से क्या करने चाहिए, स्टेप्स लेने चाहिए, ये बात यहाँ पे बोली गई है। आई थिंक क्लियर आप लोगों के, एक बार इसको दोबारा से रिवाइज कर लेना। मैंने आपको बताया था ना, स्पीड में नहीं चलना आप लोगों को, ठीक है, कि लेंथ दी वीडियो देख ली, उसकी लेंथ देख ली बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे नहीं करना, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। समझिए, हर सब्जेक्ट यहाँ से क्लियर होगा, ओनली इंग्लिश नहीं हो रही आप लोगों की, मैं पहले ही बता दूँ, सारे सब्जेक्ट क्लियर हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि इंग्लिश में, यहाँ इंग्लिश नहीं करवा रहा, मैं आपका सेंस चमका रहा हूँ, आपका सेंस डेवलप कर रहा हूँ। और सेंस डेवलप हो गया ना, जिस दिन आपका माइंड डेवलप हो गया, उस दिन कोई भी सब्जेक्ट आ जाए आपके सामने, आपको किसी फैकल्टी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप कर लोगे। समझ में आ रही है ना आप लोगों के? इसलिए लाइटली मत लेना अपनी क्लासेस को, इसके ऊपर आपको क्या करना है, पूरा कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखा करो, बिल्कुल समझते हुए कि सर बोल क्या रहे हैं, कैसे ट्रिक्स को यूज़ कर रहे हैं, उसको कैच करने की कोशिश किया करो, किस तरीके से सेंस का वर्क करते हैं, किस तरीके से सेंस को यूज़ करते हैं, ये सारी की सारी चीज़ों को साथ में लेकर चलना है, स्पीड में नहीं चलना, और रिवाइज करना है बार बार। समझ में आया? ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो कि क्या है, आपकी वोकेब क्लास है, जस्ट इस क्लास के बाद में। यदि मैं इस पत्थर को पानी में यूं ही फेंक दूं, तो ये अपने भार से ही पानी में डूब जाएगा। परंतु यदि मैं इस पत्थर को वेग, दिशा और कोण मापकर पानी में फेंकूं, तो यही पत्थर पानी में तैर भी सकता है। कुछ ऐसा ही संबंध मनुष्य के कर्म और उसकी योजनाओं के बीच होता है। नियोजित योजना ही कर्म का फल दे सकती है। इसलिए स्मरण रहे, यदि श्रेष्ठ परिणाम पाने हो तो कर्म और योजनाओं के बीच संतुलन बनाए रखें। नीतियां मेरी, नियति आपकी।